पिछली बार जो तो आज का सेशन जब शुरू कर रहे हैं तो पिछली बार जो है ये विद्या विद्वता विद्वान ये शरण भैया ने कंप्लीट कर लिया था, ऐसा ऐसा मेरा निष्कर्ष निकला। ठीक है देव भाई, इससे आगे शुरू करें? जी भैया। ठीक है, तो अब हम आज शुरू करेंगे पेज नंबर 27 के टॉप से। जस्ट टू रिफ्रेश, ताकि कुछ नए साथी भी अगर हैं या कोई पिछला नहीं अटेंड कर पाए थे, तो हम जीवन विद्या एक परिचय पढ़ रहे हैं। इसको 3 चैप्टर्स में प्रिंट किया गया है। पेज चैप्टर नंबर 1 जो है वो बाबा जी ने अपनी जर्नी और मतलब थोड़ा वांग्मय का डिस्क्रिप्शन वगैरह रखा है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट टच अप ऑन किए हैं। और फिर ये चैप्टर नंबर 2 जो है ये अभी पिछली बार शुरू हुआ था। इसमें एक्चुअल में जीवन क्या है इसके बारे में डिटेल की बात हो रही है ना। तो मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है जीवन विद्या। मीन्स अब जीवन को स्टडी करने, जीवन की विद्या, विद्या मतलब कोई इसी चीज को समझना हो अच्छे से, है ना, तो उसको जीवन में। तो जीवन विद्या शिविर का भी यही मतलब है कि मैं जीवन हूँ, शरीर को चलाता हूँ। इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से ठोक बजा के जो है ना अपने में जांच कर लिया जाए। किसी ने कह दिया उसको मानने से काम नहीं चलता है, वो काफी बार फेथ बेस्ड रह जाता है, कई बार रिचुअल्स और अंधविश्वास की तरफ भी लेकर जाता है और वहीं तक सीमित रह जाता है। तो एक्चुअल में अपने को हम क्लियरली देख पाए कि मैं जीवन हूँ, शरीर को चलाता हूँ। ये पिछली बार जो है शुरू हुआ था पेज नंबर 23 से। 4 पेजेस जो है वो हो गए थे। आज हम पेज 27 से इसको कवर करेंगे। तो कोई साथी जो है इसको एक बार पढ़ लें, 2 पेजेस, और फिर उसके बारे में हम बातचीत करना शुरू करते हैं। बताइए कौन पढ़ेंगे? आप ही में से कोई पढ़े तो अच्छा रहेगा। ठीक है भैया, मैं पढ़ लेती हूँ आज। ठीक है शालिनी दीदी। नमस्ते सभी को। पेज नंबर 27 से पढ़ रहे हैं। तो समझने वाला वस्तु क्या है? संपूर्ण सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व, यही विद्या जानने, मानने व जीने की वस्तु है। विद्वता का धारक वाहक वस्तु जीवन है और उसे प्रमाणित करने वाला मानव है। मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। इस विधि से मानव की महिमा और जीवन की महिमा, सहअस्तित्व की महिमा अपने आप से स्पष्ट होता है। अस्तित्व सहज रूप में है। अस्तित्व सहअस्तित्व, सहअस्तित्व सहज है विकास, विकास सहज है जीवन, जीवन सहज है जागृति। इसके लिए सहअस्तित्व ही दृश्य एवं जीवन ही दृष्टा है। रासायनिक भौतिक रचना विरचनाएं एक दूसरे से अंतर संबंधित क्रम है। ये सारी घटनाएं नित्य वर्तमान है। रासायनिक भौतिक विरचनाएं न हो ऐसा कोई क्षण आप नहीं पाएंगे, कोई दिन नहीं पाएंगे, कोई शताब्दी नहीं पाएंगे। इन सारी रचना विरचनाओं का दृष्टा होता है जीवन। देखने समझने वाला जीवन ही होता है। शरीर कुछ भी नहीं समझता। शरीर के जिस भाग में जीवन की जीवंतता नहीं रहती उसे शून्य कहते हैं। उस जगह में ठंडा गरम कुछ भी लगाओ समझ में नहीं आता। दूसरा, अस्पतालों में ऑपरेशन करते समय बेहोश करने के बाद कुछ भी काट पीट की जाती है। कोई पता नहीं रहता है। इन आधार पर समझ में आता है जहां पर जीवन जीवंतता बनाए रखता है वहीं संवेदनाएं समझ में आती हैं। जीवन अपनी तृप्ति के लिए जहां जिज्ञासु होता है उसके लिए ही वह सत्यता है, यथार्थता, वास्तविकता समझता है। फलस्वरूप जीवन सुखी होने का आधार बनता है। इस कारण से हमको जीवन को समझने की आवश्यकता हुई। ये आवश्यकता अमीर गरीब वाली, निर्बल बड़े छोटे सबको ही है। इसमें दूसरा सूत्र मिलता है, जीवन विद्या से कोई वर्ग संघर्ष का आधार नहीं है। इसमें सर्व शुभ का आधार सहअस्तित्व ही है। सबके निरंतर सुख होने का स्रोत है, समाधानित रहने का प्रमाण है। ये सब चीजें अपने आप से उद्गमित होते हैं। मैं समझता हूँ मानव इसी को चाहता है, ऐसे ही जीना चाहता है। हम सबके साथ ही सुख पूर्वक जी सकते हैं।
अकेले कोई होता नहीं, ये सिद्धांत निकलता है। इस धरती के संबंध को छोड़कर कोई मानव सुखी होने का प्रयत्न करे तो हो नहीं सकता। पानी से संबंध छोड़कर कोई हो नहीं सकता। किन्हीं भी चीजों के संबंध को छोड़कर हम सुखी नहीं हो सकते, तो जीवन संबंध को छोड़कर कैसे जिएंगे, कैसे यांत्रिक हो जाएगा और भावनात्मक संसार से कैसे मुक्ति पाएगा। आप ही सोचो, ये कैसे हो सकता है। हम बाजार में जाते हैं, सब्जी, अनाज, सोना, लोहा सबका भाव पूछते हैं। उस भाव का दृष्टा कौन है? मानव ही होता है। जब सबका भाव है तो मानव का भी भाव होगा। मानव का भाव पता लगाना ही आवश्यकता रही है। उसको छोड़कर सबका भाव पकड़ लिया, जिससे लाभ अवसर बना, उन सभी भावों को पकड़ लिया। जबकि मानव का भाव यानी मूल्य समझ लें तो लाभ हानि से मुक्त हो जाएंगे। मानव मूल्य समझने से, जीवन मूल्य समझने से, स्थापित मूल्य समझने से, शिष्ट मूल्य समझने से हमको लाभ हानि की आवश्यकता शून्य हो जाती है। तब उपयोगिता मूल्य पर जीना होता ही है, जिससे धरती की छाती का कितना बड़ा बोझ हल्का हो सकता है। लाभ हानि के चक्कर में आदमी न तो अपने को बचाता है, पराया तो बचाना ही नहीं, लाभ हानि के चक्कर में सबका कत्ल चकनाचूर। इस झंझट से मुक्ति तो इसी विधि से आता है कि मानव मूल्यों को समझने में सहज होता है। उसके पहले ये होने वाला नहीं। हम बहुत सिर कूटे हैं, किंतु कुछ सुधार हुआ नहीं। इसकी गवाही है साम्यवाद और पूंजीवाद। साम्यवाद भी अंततोगत्वा राष्ट्रीय लाभ के लिए जूझा, लाभ से मुक्त नहीं हुआ, और पूंजीवाद सदा सदा घोषित लाभवादी है। इसलिए तो लाभ हानि से मुक्त होने के लिए मानव को अपने मूल्यों को समझने की आवश्यकता है। मानव मूल्यों को निर्वाह करने की आवश्यकता है। ये कैसे आएगी? जीवन विद्या समझ में आने से, अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में समझ में आने से, और मानवीयता पूर्ण आचरण में विश्वास होने से मानव मूल्य चरितार्थ होता है। इसी का नाम है समझदारी। यहीं तक रखें। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। 2 पेजेस हमने पढ़ लिए, पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि जितना इसको हमको एक्सप्लेन करते हुए फिर उससे कुछ प्रश्न बनेंगे तो उसको भी देख लेंगे। तो ये जो इसको कंटिन्यूटी में देखें तो यहाँ पर क्या था, ये सह अस्तित्व में ही विद्या है। मतलब पूरा एग्जिस्टेंस जो है, सारा ज्ञान जो है वो उसी में है। मतलब अस्तित्व ही जानने योग्य वस्तु है, उसको समझ लेता हूँ तो मैं ज्ञानी हो जाता हूँ, है ना, मैं विद्वान हो जाता हूँ। इस तरह से इसको देख सकते हैं। तो ये कह रहे हैं तो ये समझने वाली वस्तु क्या है, लाइक व्हाट इज द ऑब्जेक्ट विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड। हम जैसे कहते हैं ना नॉर्मल भाषा में भी, भैया तुम समझते नहीं हो या कोई फलाना समझ नहीं रहा है। और हमारी काफी सारी व्यवहार पक्ष की समस्याएं जो हैं वो काफी बार इसी पे ही रहती है कि सामना वाला हमसे कुछ समझ क्यों नहीं रहा है। और कई बार दूसरे को भी हमसे ये लगता है कि दूसरा भी बैठ के यही सोच रहा है कि भैया ये क्यों नहीं समझ रहा है। तो एक्चुअल में समझना क्या है, तो ये एग्जिस्टेंस का जब तक हमारे मन में ना एक अवधारणा नहीं बनती है कि पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस क्या है, ये जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना। एक होल होल मतलब जिसको हम कंप्लीटनेस कह रहे हैं, पूर्ण कह रहे हैं, वो पूरी चीज क्या है उसको एक बार देखें, फिर उसमें देख पाते हैं कि हम सब जो है उसका इंटीग्रल पार्ट है। उसी उसी में ही मैं भी कुछ कर रहा हूँ, उसी में भी मेरा साथ वाला भी कुछ कर रहा है, लेकिन हम किसी बड़ी व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं। वो बड़ी व्यवस्था की क्लियरिटी होती है तो अपना रोल भी क्लियर होता है ना। जब पूरे एग्जिस्टेंस की भी बात कर रहे हैं तो शुरू में लगता है कि भैया पूरे एग्जिस्टेंस को समझने की क्या जरूरत है। तो घर से भी शुरू कर सकते हैं। अब घर में भी सपोज कीजिए 4-6 लोग रह रहे हो, तो जब तक एक घर का कुछ पर्पस है
इस विजन को घर के सारे मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ में अलाइंड नहीं रहते हैं, ये घर है किस लिए इसके बारे में क्लैरिटी नहीं बनती है, तो आपस में काफी बार कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं क्योंकि घर ही समझ में नहीं आया है। समझ में क्या है, मैं इंडिविजुअल हूँ और मुझे खुश रहना है, बस इतना ही समझ में आया है। साथ वाला मेरे सुख के लिए या तो मुझे सपोर्ट कर रहा है या उसमें हर्डल के रूप में आ रहा है। काफ़ी बार ऐसा दिखता है कि यहीं तक जो है ना वो बात सीमित रह जाती है। लेकिन घर के सब मेंबर्स ने मिल के कुछ करना था और वो क्या करना था, जब तक ये विजन आपस में शेयर नहीं होता, उसकी क्लैरिटी नहीं बनती और वो विजन अगर ठीक नहीं होगा तो भी गलतियां होती रहेंगी। तो द पॉइंट दैट वी आर ट्राइंग टू मेक हियर इज कि जब तक मैं कुछ कर रहा हूँ, वो किसी बड़ी व्यवस्था में भागीदारी कर रहा हूँ, तो उस बड़ी व्यवस्था को नहीं समझते, तब तक अपना रोल क्लियर नहीं। तो बाबा जी कह रहे हैं कि अब ये बड़ी व्यवस्था क्या सिर्फ फैमिली पे रुक जाएगी? नहीं, फैमिली पे नहीं रुकेगी, फिर हमें अपने गली मोहल्ले में भी, हम नेबरहुड में भी रहते हैं, उनको भी समझना होगा। फिर क्या वहीं रुक जाएगी? तो भी नहीं रुकेगी, है ना? फिर हम कहीं पे ऑफिस वगैरह में काम करने जाते हैं, हमारा कोई शहर है, हमारा कोई देश है, फिर क्या वहीं पे रुक जाएगी? नहीं, फिर पूरी धरती है, उस धरती को भी समझेंगे, नहीं तो मतलब अगर वहाँ की तरफ ध्यान नहीं गया तो जितना हमारा जो ये नेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग और प्लास्टिक और वाटर और रिसोर्स डिप्लीशन, ये सब क्या हो रहा है कि हमने पूरी धरती को नहीं समझा। मैं कहीं पे रहता हूँ, वहाँ पे पॉल्यूशन ना हो, बाकी जो कुछ हो रहा है होता रहे। तो जब तक हम कंप्लीट को नहीं समझते हैं, हम गलतियाँ करते हैं। ठीक है? एक बार ये हमारे अंदर सेटल होता है, तो मैं जी रहा हूँ किसी बड़ी व्यवस्था में, वो बड़ी व्यवस्था का मॉडल क्या है, वो समझने की चीज़ है। तो इस तरह से देखें तो समझने वाली वस्तु क्या है, लाइक व्हाट इज़ दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड, पूरा एक्जिस्टेंस समझने की बात। है ना? तो बाबा जी ने कंप्लीट पिक्चर जो है वो सामने रखने का प्रस्ताव दिया है कि इसको समझेंगे, फिर उसको हम टुकड़ों में देख सकते हैं कि पूरे एग्जिस्टेंस में फिर धरती है, धरती में बड़े सारे देश हैं, बड़े सारे देशों में फिर अपने-अपने जो है वो व्यवस्थाएँ बनी हुई हैं, फिर हमारा परिवार भी है उसमें और फिर मैं भी हूँ। तो हमारी परिवार में, समाज में, प्रकृति में, इन सब में भागीदारी है। इस सब को समझे बिना अगर आधा-अधूरा जिएँगे तो गलतियाँ होंगी। इतना जो है वो कह रहे हैं। तो यही विद्या जानने मानने व जीने की वस्तु है, इसको समझना ही विद्या है। ये विद्या जो है इसी को ही जीने की वस्तु है। समझने के बाद में सिर्फ कहानियाँ सुनानी है और लेक्चर देने हैं या उस समझ के अनुसार जीना है। तो ये भी बात आ गई कि जीना भी है ना? तो उस कंटेंट को जब हम कहें कि ये ज्ञान की वस्तु है, तो वो ज्ञान की वस्तु जो है, वो विद्या जो है, वो एक्चुअल में हमारे जीने में ट्रांसलेट हो, ये इस चीज़ का एविडेंस होगा कि हमें समझ में आया है। नहीं तो काफ़ी बार जो है देख ही पाते हैं अपने आस-पास के कई लोगों को, बोलने के रूप में तो ऐसा लगता है कि काफ़ी ज्ञानी हैं, काफ़ी श्लोक वगैरह बड़े अच्छे से बोल लेते हैं और भी काफ़ी सारे स्क्रिप्चर्स में कहाँ पे क्या लिखा हुआ है पूरे रेफरेंस के साथ में बोल पाते हैं। और बोलने में काफ़ी बार जो है ऐसा आ ही जाता है, जो अच्छी-अच्छी बातें स्क्रिप्चर्स में लिखी हैं कि भैया प्रेम होता है, शांति से रहना चाहिए, दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी बड़ा दिख ही जाता है अपने आस-पास, आप सब लोग भी ज़िंदगी जी रहे हैं, कि बड़े सारे लोग ऐसी बातें करने में तो काफ़ी महारत है उनका, लेकिन जब जीने जाते हैं तो सामने वाले को लगता है कि भैया ये कर तो मेरे को इरिटेट ही रहा है, तो जिस तरह के प्रेम के ये श्लोक सुना देता है, उस तरह का प्रेम पूर्वक इसको जीना नहीं आया है। तो तो हमें स्क्रिप्चर्स पढ़ के और वो उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं, वो सुनाना ज्ञान नहीं है। अभी मेरा मेरे अपनी जर्नी में मेरे लिए काफ़ी बड़ी रिवलीशन थी। इसकी तरफ मेरा पहले इतनी स्पष्टता के साथ में ध्यान नहीं गया था, जितना बाबा जी ने दिलाया कि ज्ञान बोलने की वस्तु नहीं है केवल। है ना? बोलना भी है, लेकिन ज्ञान जीने की वस्तु है। तो जो हमें अच्छी बात लगती है, जिसको मैं दूसरे को सुनाना चाहता हूँ, उसको अपने अंदर रिफ्लेक्ट करके अपना मूल्यांकन करते हुए ये भी देखने की ज़रूरत है कि जो मैं सुना रहा हूँ, क्या मैं वैसा जी भी पा रहा हूँ? ठीक है? तो ये जीने की वस्तु है, जो भी हम समझें, इसको इसकी तरफ ध्यान दिलाएँ। तो इस सारे जो समझ में आता है, इस सब का धारक वाहक जो है, ये जीवन है। अब इस पूरे पैराग्राफ में बाबा जी इस चीज की तरफ ध्यान पे दिला रहे हैं कि शरीर कुछ नहीं समझता है, समझने का काम जीवन में होता है। शरीर जो है ये समझने में सहायक होता है। तो इसको जो है जैसे जैसे बाबा जी जिस फ्लो में बता रहे हैं उसी में देखते हैं और उस समझ को प्रमाणित करने वाला भी मानव ही है।
ठीक है, तो धारक वाहक जो है वो जीवन है। जीवन मतलब जो शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, उसमें समझने वाला काम जीवन में होता है और उसको प्रमाणित हम शरीर के माध्यम से करते हैं। मैं क्या समझा हूँ, उसको प्रमाणित करने के लिए शरीर की जरूरत पड़ती है, हाथ पैर की जरूरत पड़ती है, बोलने की जरूरत पड़ती है, कुछ करने की जरूरत पड़ती है। हमारा आचरण जो है तो प्रमाणित हम मानव रूप में करते हैं। समझने वाली वस्तु जो है वो जीवन है। तो मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। ये बेसिक अवधारणा है, मूल अवधारणा है जीवन विद्या की, मध्यस्थ दर्शन की। इस विधि से मानव की महिमा और जीवन की महिमा, तो मानव जो है वो क्या है उसका हम देख पाते हैं, जीवन का सिग्निफिकेंस क्या है वो हम देख पाते हैं, और पूरा एग्जिस्टेंस जो है वो उसकी महिमा जो है ये अपने आप से स्पष्ट होता है। हम तीनों क्लियरली देख पाते हैं कि सह अस्तित्व समझने की वस्तु है और सह अस्तित्व में ही या अस्तित्व में ही हमको जीना है। जीने का काम जो है वो मानव रूप में होगा, लेकिन एक्चुअल में जो समझना भी हम शरीर के माध्यम से समझते हैं। हम सब जब समझते ही हैं तो ये अपने कान भी यूज करते हैं, है ना, अपनी आंखें भी यूज करते हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, ये सारा हम शरीर के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में समझ में जो आता है वो जीवन में आ रहा है, इतनी बात कर रहे हैं। तो इन सब का एक रोल जो है वो क्लियर होता है। मानव के रूप में क्या हो रहा है, जीवन के रूप में क्या हो रहा है, और सह तो अस्तित्व सहज रूप में सह अस्तित्व है। तो अगर हम नेचुरल फॉर्म में देखें तो एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस। ठीक है, इसको हम देख पाए, एग्जिस्टेंस संघर्ष नहीं है ना। अभी हम लोगों को काफी बार तो एक ऐसा भी कई बार क्लासरूम में पढ़ा देते हैं, और कई बार हम आपस में मित्र लोग या परिवार के लोग बातचीत करते हुए भी ऐसा ज्ञान जो है वो एक दूसरे को देते ही रहते हैं कि जो है ना भैया, संघर्ष ही संघर्ष है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है भैया, मतलब जो है। तो इस तरह का जो है जब हम ध्यान में जाता है तो ये सह अस्तित्व नहीं दिखता, फिर वो संघर्ष के रूप में दिखता है। तो हम पहले जो है अस्तित्व को समझेंगे, तो बाबा जी यहाँ ध्यान दिला रहे हैं, तो समझ में ये आएगा कि एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस। अब इसको अपने में वेरीफाई करते हुए चलें कि क्या मैं एक्चुअल में एग्जिस्टेंस को को एग्जिस्टेंस के रूप में देखता हूँ या देखती हूँ, या एग्जिस्टेंस को स्ट्रगल के रूप में देखता हूँ, है ना, एक दूसरे के साथ में कॉन्फ्लिक्ट होते हुए देखता हूँ, छीना झपटी के रूप में देखता हूँ। अब एग्जिस्टेंस तो बहुत बड़ी चीज हो गई, जैसे हमने कहा था हम परिवार में भी देख लें, तो परिवार में भी क्या हम सह अस्तित्व के रूप में एक दूसरे के साथ में जी पा रहे हैं, या यहाँ पर भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट और जो है वो धक्का मुक्की और इस तरह की चीजें जो है वो कई बार चल रही हैं, स्ट्रगल चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या को एग्जिस्टेंस चल रहा है। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस के रूप में होना ही मानव को स्वीकार है, और एग्जिस्टेंस एक्चुअल में है भी को एग्जिस्टेंस। अगर हम उसको नहीं देख पा रहे तो कहीं ना कहीं पे भी हमारी दृष्टि में, हमारे नजरिए में, हमारी व्यू पॉइंट में, हमारी समझ में कुछ ना कुछ गैप है। तो उसके बारे में चर्चाएं कर सकते हैं मिलजुल कर, जैसा हम इन गोष्ठियों में और शिविर में करते ही हैं। तो एग्जिस्टेंस जो है वो सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व के से अलाइंड विकास जो है वही जो है एक्चुअल में विकास है ना। अगर सह अस्तित्व से अलाइंड नहीं है विकास, है ना, अगर विकास जो है वो को एग्जिस्टेंस की तरफ या तो को एग्जिस्टेंस को स्ट्रेंथन नहीं कर रहा, या को एग्जिस्टेंस की तरफ नहीं लेके जा रहा, को एग्जिस्टेंस को डिस्टर्ब कर रहा है, तो फिर उसको विकास भी कहना ठीक नहीं। विकास सहज है जीवन, है ना। तो जीवन जो है जीवन में ही विकास करना है। अभी हम लोग क्योंकि जीवन वाला पार्ट समझ में नहीं आया है, तो हमने विकास को भौतिक रासायनिक संसार में ही विकास माना हुआ है। घर से लेके पूरी दुनिया तक जो है ना, फ्लाईओवर कितने बन गए, घर में गाड़ी कितनी आ गई, घर में फर्नीचर कैसा आ गया, हमने कपड़े कैसे पहन लिए, हमारा शरीर कैसा लग रहा है, ये सारा का सारा शरीर और वस्तुओं से रिलेटेड चीज है। लेकिन एक्चुअल में जो डेवलपमेंट है उसको अगर हम जीवन के साथ में लिंक नहीं कर पाए तो वहां पर गैप रह जाए। तो डेवलपमेंट या विकास जो है उसको जीवन के साथ में हम लिंक करते हुए देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं ना, ये अपने में सवाल उठता है। ये इनको जो है बाबा जी छोटे छोटे फ्रेजेस में कह रहे हैं कि ये अपने देखा जाए इसको। तो जीवन जो है, जीवन में विकास की तरफ मेरा कोई प्रोग्राम है भी कि नहीं, या मेरे घर में भी कोई प्रोग्राम ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, या सारा का सारा विकास जो है वो भौतिक रासायनिक वस्तुओं के हिसाब से ही हम अपने विकास को भी देख पा रहे हैं। और जीवन सहज है जागृति। तो बाबा जी ने जितना मध्यस्थ दर्शन में बोला कि जागृति जो है वो जीवन का लक्ष्य है ना, वो जो है कह रहे हैं कि जागृति जो है ये जीवन को नेचुरली स्वीकार है।
तो जीवन जो है इसी से तृप्त होता है, जागृति से ही। तो हम अगर अपने में ये देख पाएँ कि हमारे को हमने काफ़ी मेहनत कर ली और काफ़ी कुछ कर लिया, उसके बाद में भी काफ़ी बार अगर ये लगे कि या अपने अंदर से अभी तृप्ति नहीं मिल रही है, जितनी मेहनत की थी उसके हिसाब से अभी रिज़ल्ट नहीं आया है। बाहर के रिज़ल्ट को तो बाद में देखेंगे, ऑफ़िस में, देश के, और ये सब काफ़ी बार तो ऐसा लगता है कि घर में भी जिस तरह का रिज़ल्ट हम देखना चाहते थे, 10, 20, 30, 40 साल लगाने के बाद में पूरे कमिटमेंट के साथ में, वैसा रिज़ल्ट अपने घर में भी अगर नहीं दिख रहा है, तो कहीं न कहीं पर जो है कुछ गैप है। तो गैप क्या है कि एक्चुअल में हर मानव जागृति से तृप्त होता है। तो जीवन को जागृति नेचुरली स्वीकार है। तो हमने जागृति के लिए, समझदारी के लिए कुछ काम किया नहीं, तो जीवन तृप्त नहीं हुआ। उसी में सारे गैप्स रहे। तो ये जो है कुछ ऐसे छोटे-छोटे सेंटेंसेस में बाबा जी ने लिखा। इसके लिए सह अस्तित्व ही दृश्य एवं जीवन ही दृष्टा है। तो दृश्य का मतलब क्या हो गया? समझने वाली चीज़, जो देख रहा है उसको समझना है। तो पूरा कोएग्जिस्टेंस जो है वो वही दृश्य है, और उसको देखने वाला कौन है? जीवन ही है। मतलब देख तो मानव रहा है, ऐसा लगता है कि हम ही देख रहे हैं, लेकिन हम में भी अगर क्लियरली देखें तो आँख नहीं देख रही है, आँख देखने में सहायक है ना? देख जीवन ही रहा है ना? मतलब समझने वाला जो काम है वो जीवन ही कर रहा है, नहीं तो सिर्फ देखने तक ही काम हुआ। बाबा जी ने बार-बार, जैसे-जैसे हम आगे पढ़ेंगे, एक सेंटेंस आता है, देखने का मतलब समझना ही है। मतलब देखने का पर्पस जो है वो समझना है। अगर समझने के लिए नहीं देखा तो सिर्फ इंद्रिय सुख के लिए ही देखा, तो इंद्रिय सुख से तो फिर तृप्ति हमें नहीं मिलती है, नहीं मिली है, ऐसा हम लोगों ने देखा ही है, अपने में वेरीफाई करें तो। तो जीवन ही दृष्टा है। तो ये जो जीवन जो है ये समझता है। अगर इसका समझने के लिए प्रवृत्ति हो, समझने के लिए इसमें जिज्ञासा हो, ये फिर अपने को समझने के लिए फोकस करता है। नहीं तो जब भ्रमित अवस्था में रहता है, तो ये समझना भूल जाता है, या काफ़ी कम दायरे में रहता है ना? शरीर का ध्यान रखना है, इतना ही समझ में आता है, जागृति जो है वो लक्ष्य के रूप में नहीं बनती है। तो सह अस्तित्व दृश्य है, और समझने वाला जो है, मतलब इन द सेंस द वन हू अंडरस्टैंड्स, वो जीवन। रासायनिक भौतिक रचना विरचनाएं एक दूसरे से अंतर संबंधित क्रम है। तो भौतिक रासायनिक रचनाएं जो है ये बनती बिगड़ती रहती हैं, और ये जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ये सारी घटनाएं नित्य वर्तमान है। रस रासायनिक भौतिक रचनाएं ना हो ऐसा कोई क्षण आप नहीं पाएंगे, है ना? रासायनिक भौतिक क्रियाएं तो होती ही रहती है ना, हो ही रही है। ऐसा कोई क्षण नहीं होगा, कोई ऐसा दिन नहीं होगा, ऐसे कोई साल या कोई सेंचुरीज नहीं होंगी जब भौतिक रासायनिक क्रियाएं ना हो। इन सारी भौतिक रासायनिक क्रियाओं का दृष्टा भी जीवन ही है ना? तो फिजिकल वर्ल्ड को भी जीवन ही देख रहा है, और फिर जो जो फिजिकल नहीं है, वो दिखता नहीं है लेकिन वो समझ में आता है, तो वो भी, उसके लिए भी जीवन ही जो है वो लगेगा। उसकी बात आगे होगी, अभी यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड की बात हो। तो देखने समझने वाला जीवन ही है। शरीर कुछ भी नहीं समझता है। शरीर के जिस भाग में जीवन की जीवंतता नहीं रहती उसे शून्य कहते हैं, है ना? तो जीवन जो है जिस पार्ट में उसका अलाइवनेस जो है वो नहीं रहती, उसको शून्य कहते हैं, या नंबनेस कहें, अगर हम शरीर में किसी पार्ट में कोई सेंसेशन नहीं हो रही है, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर कभी किसी के शरीर में कोई ऐसी स्थिति आ जाए, तो वहां पर जो है वो ठंडा गर्म कुछ भी लगाओ समझ में नहीं आता है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अस्पतालों में ऑपरेशन करते समय बेहोश करने के बाद भी कुछ काट-पीट की जाती है, उसका भी पता नहीं रहता है। इस आधार पर समझ में आता है, जहाँ पर जीवन जीवंतता बनाए रखता है, वहीं संवेदनाएँ समझ में आती है ना? तो संवेदनाएँ क्या है? जो हमारे को सेंसेशंस मिलती हैं, हमारी अ ये आँख, कान, जो 5 इंद्रियाँ जो बोलते हैं, उनसे हमको सेंसेशंस मिलती है। जीवन अपनी तृप्ति के लिए जहाँ जिज्ञासु रहता है, उसके लिए वह सत्यता, यथार्थता, वास्तविकता समझता है। तो ये जो है, अब ये ज़रा-सा एक ना ध्यान जाता है, अगर हम सब नए साथी भी इसके ऊपर ध्यान दें, तो जीवन तो बना ही हुआ है ना? उम, हम सब जीवन ही हैं, अपना-अपना शरीर चला रहे हैं। तो जीवन के लिए जहाँ जिज्ञासा होती है, वो वहाँ अपने आप को लगाता है। किसी की पैसा कमाने में जिज्ञासा हो गई, तो वो पैसा कमाने में लग गया।
है ना? किसी की फेमस होने में जिज्ञासा बन गई तो वो फेमस होने के लिए लग गया। वो उसका सारा का सारा फ़ोकस जो है, सारा का सारा एक्सप्लोरेशन जो है, भैया ये कैसे कैसे अचीव हो जो मैं चाहता हूँ। किसी को किसी सीनियर पोज़ीशन पे पहुँचने का वो लगा तो वो उसके लिए लग गया। तो जिसको जहाँ से लगता है जीवन कुछ असम्पशन्स के साथ में रहता है, उसको लगता है कि ये मिल जाएगा तो मुझे तृप्ति हो जाएगी। तो जो जीवन को लगता है कि इससे तृप्ति हो जाएगी, जीवन उसके पीछे लग जाता है। फिर पूरे ब्रेन को और पूरी बॉडी को उसी के पीछे लगा देता है। वो फोकस एरिया बन जाता है। तो फलस्वरूप जीवन सुखी होने का आधार बनता है। तो जीवन ही सुखी या दुखी होता है ना? इस तरह से बाबा जी लिंक करके देख रहे हैं, क्योंकि जीवन ही शरीर को लगा रहा है ना? कई बारी हम देखें तो हमारा ऐसा मन करता है कि भैया बहुत आराम से सो लिया संडे वाले दिन तो मजा आ जाएगा। लेकिन हम इस टाइम पे कितने साथी हैं यहाँ पर? 17 साथी बैठे हुए हैं। संडे वाले दिन हो सकता है कि आधी दिल्ली अभी सो रही हो, छुट्टी मना रही हो, और हम लोग जो है सवेरे उठ के अपना भैया ये सेशन करना है। तो जीवन की प्रायोरिटी में जब ये सेशन आ जाता है तो फिर जीवन ही शरीर को आदेश देता है कि सवेरे उठना है ना, उठ के ये सेशन अटेंड करना है, क्योंकि ये सेशन काम की चीज, ठीक है? जिसके लिए कल रात को पार्टी काम की चीज थी, उसने अच्छे से पार्टी की, और अब जो है वो सवेरे शरीर को आराम दे रहा है कि आज रात को भी पार्टी करने के लिए शरीर जो है वो तैयार रहेगा। तो जीवन ही जो है वो शरीर को चला रहा है, इसको हम बड़ी क्लियरली अपने में देख। अगर आराम करने में ही सुख होता, तो हम लोग भी आज सवेरे सो करके ही आराम पा रहे होते। लेकिन सुखी जीवन होना चाहता है, इसके लिए शरीर को थोड़ा बहुत आगे-पीछे करना पड़ता है, आदेश देना पड़ता है कि ठीक है, शरीर कह रहा है कि थोड़ा थका भी हूँ, लेकिन जीवन कहता है नहीं, सेशन ज़रूर अटेंड करना है, आज सवेरे उठना ही है, सोने का काम दोपहर को करना होगा तो तेरा आराम करवा दूँगा। ऐसा जो है हमारा ही जीवन शरीर के बारे में निर्णय लेता है कि शरीर को आराम की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो दिन में कभी इसको 1 घंटा दे देंगे, 2 घंटा दे देंगे, लेकिन ये सेशन जो है ये सुनना है। तो जितनी क्लियरली हम इन चीज़ों को देख पाएँ, है ना? तो मैं फिर से पूरी की पूरी बुक को और इस चैप्टर को लिंक करना चाहता हूँ, जो ये बात हुई है कि हम अपने को शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में देख पाएँ, ऐसा बाबा जी ने ये जब शिविर किया और जो पुस्तक बनी है उसमें कह रहे हैं, और हम भी अपनी जो ये इसको चर्चा कर रहे हैं, इसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ में, हमारा भी ध्यान उस तरफ चला जाए और बड़ी क्लियरली हम देख पाएँ इसको, है ना? कि मैं जीवन हूँ और शरीर को चलाता हूँ, और अपनी ही ज़िंदगी के एग्ज़ाम्पल से देखें तो तभी सेट होता है अपने में, नहीं तो भगवत गीता में लिखा था या बाइबल में लिखा है, उससे समझ में नहीं आता है ना? तो जो सुखी या दुखी होता है वो जीवन होता है ना? ये जब क्लैरिटी बनती है, तो मानव को सुख और सुविधा का भी अंतर समझ में आता है। नहीं तो सुविधाओं में ही सुख चाह पाने की जो है वो कई बारी कन्फ्यूजन रहता है। क्योंकि जब हम शरीर ही अपने आप को मानते हैं, तो शरीर के माध्यम से ही सुखी होने की कोशिश करते हैं, तो शरीर को सुविधा चाहिए। तो फिर हमें ऐसा लगता है कि जितनी ज़्यादा सुविधाएँ हो जाएँगी, उतने ज़्यादा सुखी हो जाएँगे। फिर हमने सुविधाएँ इकट्ठी कर भी ली पिछले 10, 20, 30 साल में, उन सारी सुविधाओं के बावजूद भी लगा कि सुखी नहीं। तो गैप क्या था? शरीर सुखी नहीं होता है, सुखी जो है कौन हुआ? बाबा जी अब यहाँ पर कंक्लूजन के रूप में कह रहे हैं, फलस्वरूप जीवन जो है वो सुखी होने का आधार बनता है। इट इज़ कंक्लूडेड कि जीवन है जो सुखी होता है। इस तरफ हमारा ध्यान चला है। शरीर उसके लिए माध्यम है। हम ये समझकर सुखी हो रहे हैं, तो हमने अपने शरीर को लगाया है कि भैया ये 1.5 घंटा सेशन के लिए बैठना है, बाकी नाश्ता पानी जो है उसको एडजस्ट कर लेंगे, या 8 बजे से पहले कर लेंगे या 9:30 के बाद में कर लेंगे। शरीर को कहा कि भैया थोड़ा इंतज़ार करना है, जो कुछ भी है सारा ये वाला सेशन इम्पोर्टेंट है। सुखी मैं होना चाहता हूँ, मैं जीवन हूँ। ये जितनी क्लियरली हम देख पाते हैं, उतना जो है हमारा भ्रम दूर होता है, और उतना जो है वो इसको हम समझदारी के रास्ते में हमारी यात्रा आगे बढ़। और ये देखने की ज़रूरत है कि क्या ये सिर्फ़ मेरे को क्लियर होने की ज़रूरत है, या मेरे घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनको भी क्लियर होने की ज़रूरत है ना? हमारे सामने ये प्रस्ताव आया, हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हाँ, ये तो ठीक बात लग रही है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम जिन व्यवस्थाओं में जी रहे हैं, जैसे घर भी एक व्यवस्था है, परिवार भी
परिवार के सब सदस्यों को भैया भटके हुए ना हो, उनको भी ठीक रास्ता जो है वो मिले। तो ये वाली चीज जो है, मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है कि उनके साथ भी स्नेह पूर्वक इस बारे में बात की जा सके, उनकी भी जिज्ञासाएं इस तरह की बन पाए, या जिज्ञासाएं तो थी ही, अब थोड़ी शायद सुविधाओं में दब सी गई हैं, तो उनको कैसे उभारा कैसे जाए, फिर हम अपने आप को उसमें लगाते हैं। ये अपने में एक जो है, मेरे को लगता है काफी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, और ये वाली लाइन मेरे को लगता है कि जीवन अपनी तृप्ति के लिए जहां जिज्ञासु होता है वहीं अपने आप को लगाता है, और फलस्वरूप फाइनली एज ए रिजल्ट जीवन ही सुखी होने का आधार बनता है, ये हम कंक्लूड कर पाते हैं, है ना। तो इस कारण से हमको जीवन को समझने की आवश्यकता हुई है। बाबा जी अपनी जर्नी बता रहे हैं, है ना, कि भाई मैं जब ये चला तो जब ये पता चला कि ये जीवन जो है ये सुखी या दुखी होता है, तो ये जीवन है क्या भला, इस चीज को अच्छे से समझा जाए। इसको नहीं समझेंगे तो इसको सुखी या दुखी कर भी नहीं पाएंगे, है ना। सुखी नहीं कर पाएंगे तो गलतियां होंगी, गलतियों से फिर ये दुखी ही होगा। तो हो ही रहा है काफी कुछ। तो ये आवश्यकता जो है ये सभी की है, अमीर गरीब की भी है, कमजोर और बलवान की भी है, बड़े छोटे सबकी है, 10 साल के बच्चे की भी है, 70 साल के बुजुर्ग की भी है। तो इतना जो है बाबा जी ने थोड़ा शरीर और जीवन की बात की। इसमें दूसरा सूत्र मिलता है, जीवन विद्या से कोई वर्ग संघर्ष का आधार नहीं, है ना। तो इसमें किसी के साथ में क्लैश नहीं। काफी बारी ना अभी हम लोग जब समानता की बात करते हैं समाज में, तो ऐसा लगता है कि हम बात तो समानता की कर रहे हैं, लेकिन उस समानता में भी एक कहीं ना कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है ना। जैसे स्त्री पुरुष की समानता, है ना, तो फिर उसमें भी नारी मुक्ति आंदोलन बनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आंदोलन से कम में काफी बारी लगता है कि चीजें हो नहीं रही। एक फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो बनती है कि अगर ये समाज के गरीब वर्ग या जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उनको समानता चाहिए, तो वो भी सड़कों पर उतर के आके समानता कर रहे हैं, तो आखिर समानता की डिमांड कर रहे हैं। तो काफी बार ऐसा लगता है कि हम हम जो है वो कहीं पे समानता की भी ऐसा लगता है कहीं बात हो रही है, तो ये भी किसी तरीके से कोई संघर्ष ना हो जाए, है ना। कभी किसानों को लगता है कि भैया हमारे साथ में जाति हो रही है, असमानता वाला भेदभाव वाला व्यवहार हो रहा है, तो वो भी एक संघर्ष की तरफ चला जाता है। और भी बड़े इस तरह से हम लोगों ने जितना अपने ध्यान जाए, दिखता ही है कि जो भी आदमी कह रहा है मेरे साथ में अन्याय हो रहा है, मेरे को तुमने समानता से नहीं ट्रीट किया, वो सड़क पे आ रहा है। तो अभी हम लोगों को समानता के लिए लड़ने की जरूरत पड़ती है, ऐसी भी एक कंक्लूजन निकला हुआ है। यहाँ पर बाबा जी क्या कहते हैं कि जीवन विद्या से किसी तरह का कोई संघर्ष नहीं, ये अपने समझने की चीज है। ठीक है, जैसे जैसे आदमी समझता है वो गलत करना बंद करता है, वो ठीक करके तृप्त होता है, तो ये वर्ग संघर्ष नेचुरली खत्म होता है। ये वर्ग संघर्ष की तरफ नहीं लेकर जाता है, इन ए वेरी सटल मैनर, इन ए, बाबा जी ने कहीं पे इसको ऐसा भी कहा है कि इसमें जो भी विकास होगा उसमें खून की एक भी बूंद नहीं बहे। इट इज ए वुंडलेस प्रोसेस, जागृति वाला जो प्रोसेस है। अभी तक हम लोगों ने जो सब जितने भी देखे हैं, जितनी भी क्रांतियां देखी हैं, है ना, वो सारे के सारे संघर्ष पर आधारित है। और अब ये दिखता भी है कि जिसको भी समानता चाहिए, वो सब जो है वो संघर्ष के माध्यम से लगता है कि भैया ऐसे ही मिलेगी, है ना। हमने काफी कहावतें भी बनाई हुई हैं कि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती है, और है ना, वो मतलब ये सब कुछ जो है, तो भाई वो रोना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, तो प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। वो अपनी जगह के ऊपर है, अगर कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन जब हम एक प्लान करें मानव जाति के जीने के लिए, तो बाबा जी कह रहे हैं कि ये वाला जो पूरा का पूरा मॉडल है, ये वर्ग संघर्ष का आधार नहीं, इसमें सर्व शुभ का आधार सह। तो जैसे हम कहते हैं कि अस्तित्व सह अस्तित्व है, तो सह अस्तित्व में ही सर्व शुभ की कामना हो पाती है। अगर अस्तित्व में संघर्ष है, अगर देश में संघर्ष है, तो फिर सर्व शुभ की बात हो नहीं सकती। हम चाहते हैं तो सर्व शुभ है ना। तो सर्व शुभ जो है वो सह अस्तित्व सहज ही है। सह अस्तित्व हमें लगे कि है नहीं और सर्व शुभ हो जाए, ये भी एक गैप है। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम इसको समझते हैं, चीजें एक एक करके सेट हो। सबके निरंतर सुखी होने का स्रोत यही है ना। कोई कोई सुखी हो जाएगा तो व्यवस्था बनेगी, या सभी सुखी हो जाएंगे तो व्यवस्था बनेगी। शालिनी दीदी क्या लगता है? तभी हो जाएंगे, तभी
तभी जो है वो है ना व्यवस्था बनेगी। तो व्यवस्थाओं में सभी सुखी होने की बात हो, वो कैसे होगा? तो सह अस्तित्व में ही सभी सुखी हो गए, है ना? यही सबके निरंतर सुखी होने का स्रोत है, इससे कम में होने वाला नहीं है। तो यही समाधानित रहने का प्रमाण भी है ना? तो अब धरती पे कब होगा, देश में कब होगा, वो बाद की बात है। कम से कम हम जीने जाते हैं तो अब मतलब इसका प्रमाण जो है वो घर से तो शुरू हो ही पाता है ना? अपने घर में तो हम जी रहे हैं, घर में भी सह अस्तित्व है, घर में भी संघर्ष, घर में भी सब निरंतर सुखी हैं या सुख दुख का उतार चढ़ाव चलता रहता है। और घर में मैं रहता हूँ, मैं भी अपने आप में निरंतर सुखी हूँ या मेरी भी ये झूला झूलता रहता हूँ सुखी दुखी होने का, ये देखने की वस्तु है। तो सुखी होने का प्रमाण जो है वो क्या है? समाधानित हूं तो निरंतर सुखी हो पाता हूँ, नहीं तो निरंतर सुखी कैसे होना है ये समझ में ही नहीं आया है, इसीलिए दुखी हो जाता हूँ। गाड़ी चलानी नहीं आती है तो एक्सीडेंट ठुकता ही है, गाड़ी ठुकती है ना? तो जैसे गाड़ी चलानी नहीं आती है तो एक्सीडेंट वहां पर गाड़ी के रूप में होता है, ऐसे ही घरों में संबंध की गाड़ी नहीं चलाने आती है तो संबंध की गाड़ी का रोज एक्सीडेंट होता है ना? तो वहां पर जो है फिर जो सड़क पे गाड़ी के एक्सीडेंट होने में जिस तरह से जो जो होता है वो फिर यहाँ पर संबंध की गाड़ी के कारण ये होता है। तो समाधानित नहीं है इस तो दुखी है, समाधानित है तो सुखी। ये सब चीजें अपने आप से उद्गमित होती हैं, ये अपने आप इवॉल्व होती है हमारा जैसे जैसे इस पे ध्यान जाता है। मैं समझता हूँ बाबा जी कह रहे हैं मेरा ऐसा कंक्लूजन निकला, मानव इसी को चाहता है, ऐसे ही जीना चाहता है। जब बाबा जी ने ये लिखा तो हम 17 में से कोई भी 20, अब 20 हो गए हैं हम लोग, हम 20 में से कोई भी व्यक्ति इस शिविर में नहीं था। लेकिन ये मेरे को बड़ा रोमांचकारी लगता है कि बाबा जी जो बात की, बाबा जी ने ये 1900 लेट 90s में शिविर किया तो ऑलमोस्ट 20-25 साल हो गए। बाबा जी कह रहे हैं कि मेरा ये कंक्लूजन निकला है कि मानव इसी को चाहता है। और मैं जब आज 20-25 साल बाद पढ़ रहा हूँ, हम सब पढ़ रहे हैं तो लगता है अरे हाँ यार, चाहते तो हम यही थे। देव भाई ठीक बात है ना? जी भैया बिल्कुल। है ना? हम चाहते तो यही थे, ऐसे ही जीना चाहते थे। तो कैसे बाबा जी को अस्तित्व समझ में आया तो सभी मानव समझ में आए। उसके बाद में मेरे को कुछ अलग चाहिए, देव भाई को कुछ अलग चाहिए, शालिनी जी को अलग चाहिए, कुछ ऐसा नहीं है। कुछ कॉमन चीजें हैं जो हर व्यक्ति को चाहिए, वो यूनिवर्सल चाहनाएं हैं, वो एक बार पकड़ में आ जाती हैं तो काफी चीजें आसान हो। मानव ऐसे ही जीना It's चाहता like it's relevant for all times है। for everyone. एग्जैक्टली एग्जैक्टली सबके लिए लागू है। और ये इसका सबसे मेरे को लगता है कि मतलब आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। और मतलब बाबा जी के प्रति कृतज्ञता का भाव है ही, वो हर बार पढ़ने से और इंटेंस होता जाता है कि कितनी सहजता से जो है ना बाबा जी ने इसको समझने के लिए उन्हें मेहनत की, समझने के बाद में सहजता से प्रस्तुत भी कर। और हम क्या चाहते हैं ये हमें नहीं पता चला, बाबा जी को पता चल गया कि हम क्या चाहते हैं, है ना? यही चाहता है हर मानव, है ना? सह अस्तित्व रूप में जीना चाहता है, निरंतर सुखी रीत चैन रहना चाहता है, वर्ग संघर्ष में नहीं रहना चाहता है। ये सब चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, अपने आप स्वयं स्फूर्त होती है, उद्गमित होती है ना? तो मेरा ये निष्कर्ष निकल जाता है कि मानव इसी को चाहता है, मानव बोला हर मानव इसी को चाहता है, ऐसे ही जीना चाहता है हम सबके साथ। और फिर जब जीना चाहता है और हमारी योग्यता बन जाती है तो हम सबके साथ सुखपूर्वक जी सकते हैं, जी भी पाते हैं। ऐसा एक कार्यक्रम निकल कर आता है, ऐसी हमारी योग्यता बनती है। अकेले कोई होता नहीं है, ये सिद्धांत निकलता है ना? मानव का अकेले में कोई कार्यक्रम नहीं। ये भी जो है वो बार बार मध्यस्थ दर्शन में एक सूत्र निकलता था कि मानव का अकेले में कोई कार्यक्रम नहीं ना। काफी बार जो है वो गलतियों में जब व्यवहार में हम लोग ठीक से जी नहीं पाते हैं मानव मानव के बीच में, तो धीरे धीरे क्या होता है कि आदमी दूसरों से कट ऑफ सा होता जाता है ना? कि इसके साथ नहीं बन रही तो इसको छोड़ देते हैं, उसके साथ नहीं बन रही तो उसको छोड़ देते हैं। और मैंने अपने अपने मैं गृहस्थी की यात्रा में, हमारी शादी को 30 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो मैं अपने में देख पाया कि हमारे कई साथियों का, कई मित्रों का, कई कजन्स के शब्दों के रूप में मैंने प्रैक्टिकली देखा कि लोगों की ऐसी भाषा बनी कि यार ये बड़ी जो दुनिया है ना, इस बड़ी दुनिया में तो हमारा जीना हो नहीं पा रहा है, हम अपनी एक छोटी सी दुनिया में ठीक से जी पाए, है ना? तो वो छोटी सी दुनिया क्या डिफाइन कर लिया कि मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, कभी-कभी इसका एक्सटेंशन कुछ और संबंधों में भी हो पाता है। भैया ये हमारी छोटी सी दुनिया है, बड़ी दुनिया जैसे मर्जी चलती रहे, हम अपनी छोटी सी दुनिया में
खुश रह पाए। तो ऐसा सिकुड़ कर जीने से की भी कई लोगों ने कोशिश की, और उन्हीं को फिर हमने समय के साथ साथ ऐसा देखा कि ये जो छोटी सी दुनिया को ही अपनी दुनिया मानकर चले थे, ये छोटी सी दुनिया में भी क्लेश होना शुरू हो जाता है किसी समय पे, और आदमी बड़ा पीड़ित होता है। बड़ी दुनिया को तो पहले ही छोड़ दिया था, इस छोटी सी दुनिया को अपनी दुनिया माना था, और पता चला कि अब ये छोटी दुनिया भी जो है संभल नहीं रही, तो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। ये सबसे बड़ा दुख होता है। मानव का अकेले में कोई कार्यक्रम नहीं। ये जो है ना, इसको अपने में बड़ी क्लियरली शोध करने की जरूरत है। मेरे को अचानक ध्यान आया था, आपसे एक स्लाइड शेयर करूंगा। राकेश गुप्ता जी ने लास्ट वीक कहीं पे प्रेजेंटेशन दिया था, तो उन्होंने ये स्लाइड रखा था, तो मुझे बड़ा लगा कि हम सब भी काफी समय से मध्य दर्शन को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। कभी कभी ना किसी किसी एक एक स्लाइड से कुछ चीजें और स्पष्ट होती हैं, तो वो मैं ना वो वाली स्लाइड आपके सामने फॉर ए मोमेंट रखता हूँ। तो इसमें मुझे ऐसा लगा कि बड़ी क्लियरली ना 4 लाइनों में हो गया कि ये व्यवहार क्या होता है। तो ह्यूमन बिहेवियर क्या है, इसमें राकेश गुप्ता जी कह रहे हैं, द एफर्ट इन कमिंग टुगेदर ऑफ टू और मोर ह्यूमंस इज कॉल्ड बिहेवियर। है ना? तो जब भी दो व्यक्ति आपस में साथ साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको व्यवहार कह रहे हैं। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहे हैं, देयर इज नो गेटिंग अवे फ्रॉम बिहेवियर फॉर ए ह्यूमन। इसको अपने में जांच कर देखा जाए, क्या हम व्यवहार मुक्त हो सकते हैं? क्या हम इस दुनिया में, अपने ऑफिस में, इवन अपने घर में, मैं किसी मानव के साथ में व्यवहार ना करूं, अकेला जीता रहूं, सिर्फ खाना पीना चलता रहे, ऐसा ऐसा संभव है क्या? है ना? तो खाना पीना भी चलने के लिए व्यवहार जो है चलना पड़ेगा, क्योंकि कहीं बाहर से सामान आएगा मेरे घर में, मैं दुकान तक जाऊंगा, वहां पर भी व्यवहार होगा। ठीक है? तो दो व्यक्तियों का पास पास आना, उसको व्यवहार कह रहे हैं। दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं कि व्यवहार मुक्त मानव नहीं है ना? तीसरा पॉइंट कह रहे हैं कि अवर हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू इट। ये व्यवहार में ही सारा सुख या दुख। हमें कई बार लगता है कि खाने में सुख है, या बड़ा टीवी देख लिया तो उसमें सुख है, या अच्छे कपड़े पहन लिए या उसमें सुख है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल पिन पॉइंटेडली कह रहे हैं कि अच्छे कपड़े पहन के सुख मिलता है, या काफी बार मैंने अच्छा कपड़ा पहना और दूसरे ने कह दिया कि भाई साहब बड़ी अच्छी शर्ट पहनी है, बड़े जच रहे हो, या बहन जी क्या साड़ी पहनी है, जच रही हो। ये सुन के ज्यादा सुख मिलता है, या वो साड़ी पहन के सुख मिल रहा था? ठीक है, तो हमें काफी बार लगता है कि शर्ट से या कपड़े से या गाड़ी से सुख मिल रहा है। एक्चुअल में वो उन सब चीजों को लेके मैं चलता हूं और दूसरे तारीफ कर देते हैं, सुख उसमें था, तो व्यवहार में सुख था। ये मेरे को ना ये 4 बुलेट पॉइंट से मुझे ऐसा लगा कि मतलब स्पष्ट कुछ-कुछ ऐसा लगता कि पहले भी हो रहा था, लेकिन ऐसे धीरे-धीरे करके परत दर परत जो है ना, वो मुझे लगा कि क्लैरिटी बनती है, और आपसे शेयर करने का मन था। तो ये इसी व्यवहार में ही फिर चौथा पॉइंट क्या आया, ह्यूमंस एक्सपेक्ट जस्टिस इन बिहेवियर। व्यवहार से में हमें न्याय की अपेक्षा रहती। तो जब भी हम कभी भी शिकायत से भरे होते हैं, बेशक शिकायत को व्यक्त कर देते हैं कभी कभी, और रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी भी कई बार मजबूरियां लगती हैं कि अपने अंदर शिकायत का भाव रहता है, हम व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन अपने अंदर शिकायत से भरे रहते हैं। ठीक है? तो शिकायत का मतलब ही ये है कि दो व्यक्तियों के बीच में न्याय नहीं हो पा रहा है। सामने वाले ने मेरे साथ में गलत किया, इसलिए मुझे शिकायत थी। इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है कि सामने वाले ने किया तो ठीक है, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि सामने वाले ने गलत किया है। ठीक है? तो हो सकता है कि अपने पे भी काम करना हो, या ये हो सकता है कि जिसके साथ में जी रहा हूं, वो ठीक से जी नहीं पा रहा है और वो मुझे तंग कर रहा है। इन बोथ द सिचुएशंस काम समझ पे करना है, काम व्यवहार पे करना है, और घर के लोगों से ही शुरू होना है। हम दुनिया बदल देंगे, पूरे देश को समझा देंगे, ये पता नहीं कब जाके होगा। पहले घर के लोग, हमारे बच्चे, हमारे जिनके साथ में हम जी रहे हैं, जिनको भी हम संबंधी के रूप में पहचानते हैं, हमारे भाई-बहन, हमारे मित्र लोग, ना, उनके साथ में
भी हम सुखी दुखी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, जिनके साथ में जिंदगी बिता दी। तो ये मुझे लगा कि ये व्यवहार में वो पॉइंट आया था ना कि अकेले का कोई कार्यक्रम नहीं है, वो मुझे सीधा इससे लिंक होता हुआ लगा कि मानव मानव के साथ में व्यवहार करने के लिए बाध्य है। देयर इज नो एस्केप फ्रॉम दिस। और उसी बाध्यता में ही हमारी जो है ना, उस व्यवहार से ही हमारा सुख या दुख जो है वो रिलेटेड है। और मानव जो है व्यवहार में जो है वो न्याय की अपेक्षा करता है। ठीक है, ये स्लाइड ठीक लग रही है? किसी का मन हो तो इस पे और बात करें, नहीं तो वापस अपना जो पढ़ रहे थे उस पे चले जाते या जो आपने लास्ट पॉइंट बोला जो इसमें नहीं है इनफैक्ट, हैं। लेकिन लास्ट पॉइंट से रिलेटेड है कि सामने वाले ने जो बोला उसको वो गलत है या सही मुझे मालूम नहीं, बट मुझे गलत लगता है। बिल्कुल तो उस पे थोड़ा सा और कमेंट, मतलब कि इसका इसका अर्थ तो ये हुआ कि अभी सही गलत की पहचान करने की सही बात, आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक बात। इसी को समाधान कह रहे हैं। बाबा जी ने कहा कि समाधानित होना जो है ना वो आवश्यक है, क्योंकि समाधान का मतलब ही है कि मुझे सही गलत का पता चले। जी। है ना? तो सही गलत का पता नहीं चलेगा तो हम मान्यताओं के आधार पर जी रहे हैं। मान्यताएं, मेरी मान्यता दूसरा व्यक्ति माने और हमेशा माने, ऐसी हमारी अपेक्षा रहती है। काफी बारी ऐसा होता है, मैं अपनी मान्यता खुद भी बदलता रहता हूँ। है ना? तो आज मैं कुछ काफी बारी लोगों को देखता हूँ, है ना? कोई व्यक्ति कभी नॉन-वेज खा रहा है, 2 साल के बाद मिला तो हम बोलते हैं कि भई आप क्या खाएगा? वो कह रहा है, भई मैं नॉन-वेज छोड़ दिया। ठीक है? तो कब 2 साल पहले नॉन-वेज खाना अच्छा लग रहा था, आज नॉन-वेज छूट गया। कभी कोई ड्रिंक ले रहा होता है, 2 साल बाद मिलता है, कहता है भैया मैंने ड्रिंक छोड़ दी। है ना? कभी इवन भगवान वगैरह पे, आस्थाओं पे भी, कभी भगवान पे बड़ा गहरा विश्वास है, कभी लगता है अरे भैया कुछ नहीं, अपने में ही सब कुछ है जो है, मतलब है ना, आप अपनी मेहनत से ही जो कुछ भी है ना? तो ये सारी मान्यताएँ हमारी, ऐसा निरीक्षण परीक्षण करने से बदलता है कि दिखता है कि व्यक्ति में अपने में भी स्थिर नहीं है। तो मेरी मान्यताओं को दूसरा स्वीकार कर ले हमेशा के लिए, ऐसा हो नहीं पाता। मेरी मान्यता बदलती रहती है। आज मैं जैसा हूँ, सामने वाला इसको ठीक माने। 2 साल बाद मैं कुछ और हो जाऊँगा, अब तू सामने वाला उसको ठीक माने, तो सामने वाला कहता है भैया तू पहले सेट कर ले कि ठीक क्या है, फिर मेरे को बताना। ना हमारे एक साथी हैं, वो बताते हैं कि भई मैं घर में जो है वो कभी मैंने एक फिलॉसफी पढ़ ली कम्युनिज़्म की, तो मैं ब बड़े कई साल तक जो है ना बच्चों को कहता रहा कि कम्युनिज़्म बहुत बढ़िया है, कम्युनिज़्म बहुत बढ़िया है। थोड़े टाइम के बाद में कोई दूसरी फिलॉसफी पढ़ ली तो बच्चों को कहना शुरू किया कि नहीं, ये वाली बेहतर है, कम्युनिज़्म इतनी ठीक नहीं है। तो बच्चों ने कहा पिताजी पहले आप ना खुद सेट कर लो कि बढ़िया क्या है, तब बताने आना। ऐसा नहीं कि आप अपने 5 साल लगा रहे हो, हमारे भी 5 साल साथ में लगाए, फिर 5 साल के बाद बोलो कि अरे भई मैं ही अभी समझा नहीं हूँ। अब 5 साल जो बात की थी इसको भूल जाओ, अब नए सिरे से बताऊँगा। तो तो समाधान जो है, क्या वो सही गलत है, उसको हम कभी पहुँच सकते हैं किसी जगह पे, ये मध्यस्थ दर्शन की मेरे को सबसे बड़ी खूबसूरती लगती है, कि डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम सही गलत को समझ सकते हैं। और सही गलत को समझे बिना ही सारी प्रॉब्लम्स है ना? और सही गलत यूनिवर्सल है। ठीक है? तो यहाँ से फिर जीने का मॉडल शुरू होता है। तो जैसे-जैसे ज़्यादा व्यक्ति समाधानित होंगे या समाधान के आगे बढ़ेंगे, आपस की कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो रिज़ॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। तो हम देख पाते हैं कि पति-पत्नी के रूप में ही सही, कभी 5 साल पहले अगर किसी दंपत्ति में एक स्थिति थी हस्बैंड-वाइफ में, है ना? तो दोनों अभी समाधानित ना भी हों, लेकिन समाधान की यात्रा में आगे बढ़े हैं, तो रिज़ॉल्व होना शुरू होते हैं कॉन्फ्लिक्ट। पता चलता है कि अरे 5 साल पहले तो कितने बच्चों की तरह से लड़ते थे कई बार, अब जो है वो चीज़ें लगता है कि आसानी से हैंडल हो जाती हैं, काफ़ी सारी। तो एक कल्पना में आता है कि इसी रास्ते पे आगे चलेंगे तो कभी एक ऐसा बिंदु आएगा जहाँ पर चीजें हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक होंगी। और हमारे पे एक पति पत्नी जी पाते हैं, तो बच्चों को भी जो है वो सही जीने का मॉडल दिखा पाते हैं, सही जीने की प्रेरणा दे पाते हैं। बच्चों में भी ये विश्वास बनता है कि हाँ, पति पत्नी के रूप में ठीक से जिया जाता है। आजकल तो मैं काफी बार बच्चों को ही देखता हूँ, काफी घबराए से रहते हैं जब उनकी शादी का टाइम आता है, क्योंकि उन्होंने मम्मी-पापा को जैसे जीते हुए देखा है, और सिर्फ मम्मी-पापा को नहीं, दादा-दादी को भी और भी बड़े सारे कपल्स को अपने आस-पास। और लगता है कि भई शादी के बाद में हमारी भी अगर यही हालत होने वाली है, तो शादी की जाए या लेट अभी ना की जाए, थोड़ा बच के रहा जाए, ये कन्फ्यूजन आता है, क्योंकि मानव तो सुखी होना चाहता है।
बच्चा भी सुखी होना चाहता है। और शादी के बाद जो हो रहा है वो दिखता नहीं है बच्चे को कि भैया ये शादी के बाद में सुखी है मेरे मम्मी पापा आपस में, है ना? तो ये जो है, हम जब ठीक से जी पाते हैं तो ये हमारा बच्चों के साथ में न्याय भी है। बच्चे को भी ठीक से जीने का विश्वास बनता है। तो ये काम जो है ये अपने पे करने वाला। ठीक हो गया भैया? बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू। तो यहाँ से जो है हम शिफ्ट कर गए थे, वो स्लाइड की तरफ चले गए थे। अकेले कोई होता नहीं है, मानव का अकेले में कोई कार्यक्रम नहीं है। व्यवहार करने के लिए मानव बाध्य है ना? ये जो है, इसको जितना क्लियरली हम देख पाते हैं, ये उतना जो है अपने में क्लियर होता है। और फिर ये लगता है कि एक्चुअल में हमारे घर में कमियां जो है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो वस्तुएं कम है, पैसा कम है, इसके कारण समस्याएं ज्यादा है, या व्यवहार में कमी है, इसके कारण समस्याएं ज्यादा है। काफी बार दिखता है कि ये व्यवहार पक्ष पे काफी काम करना था, वहां पर काम कैसे करना है ये हमें समझ में आया नहीं है। बाबा जी व्यवहार को सीधा जीवन से लिंक कर रहे हैं, है ना? हमें दिखता है कि आदमी शरीर के माध्यम से कुछ बोल रहा है, लेकिन लेकिन वो जो जो व्यवहार करने के मूल में जो है वो जीवन ही है। मैं ही हूं जो डिसाइड करता हूं कि बोलना क्या है, किस टोन में बोलना है कि चुप रहना है ना? अपने जीवन के लक्ष्य क्या है, ये सब जो है ये जीवन में है। तो जितनी जीवन की क्लैरिटी बनती है, उतना हम समाधान के रास्ते पे आगे है ना? तो अकेले में कोई कार्यक्रम नहीं है। इस धरती के संबंध को छोड़कर कोई मानव सुखी होने का प्रयत्न करे तो हो नहीं सकता, है ना? वी आर ऑल रिलेटेड टू दिस अर्थ। इस धरती को भूल जाए, इस संबंध को भूल जाए और फिर सुखी होने का प्रयास करें तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। हमने धरती को खराब ही इसीलिए किया क्योंकि धरती के साथ अपने रिलेशनशिप को नहीं समझा। पानी के साथ संबंध को छोड़कर सुखी हो जाए तो हो नहीं सकता। किन्हीं भी चीजों के साथ, मतलब इस एग्जिस्टेंस पे, या एग्जिस्टेंस पूरा काफी बड़ा लगता है तो कम से कम धरती तक ही सोचें। इस धरती पे जितनी भी चीजों के साथ में हम जी रहे हैं, उनसे अगर हमारा कोई संबंध, उन सब से हमारा संबंध है, क्योंकि अस्तित्व से है अस्तित्व। तो उसमें से किसी संबंध को हमने पहचाना नहीं, तो उस संबंध में हम ठीक से नहीं जी पाए, तो हमसे हमसे गलतियां हो गई, हम सुखी नहीं हो सकते, ऐसा कह रहे हैं। किन्हीं भी चीजों के संबंध को छोड़कर हम सुखी नहीं हो सकते, तो जीवन संबंध को छोड़कर कैसे जिए? तो इसी धरती पर मानव जो है वो शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में है। तो जीवन को भी नहीं समझेंगे तो भी गलतियां होंगी। तो मेजरली गलतियां जो है, हम जीवन को नहीं समझे हैं इसलिए हो रही है। तो फिर से दोबारा से इसको बार बार मैं एम्फेसाइज करूंगा, ये जीवन विद्या शिविर का मतलब ही है जीवन को समझने के लिए शिविर। विद्या मतलब समझना, तो जीवन विद्या, है ना? तो जीवन संबंध को छोड़कर कैसे जियोगे, इसके लिए जीवन को समझना जरूरी है, इसीलिए हम ये जीवन विद्या का शिविर भी करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आदमी क्या हो जाएगा? यांत्रिक हो जाएगा, मैकेनिकल हो जाएगा। जैसे मानव जो है वो शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। जीवन जो है ना, ये सुखी या दुखी होता है। शरीर तो अपने आप में सिर्फ एक मशीन है। अगर हम इस तरह से कहें तो कहते भी हैं हम, शरीर एक मशीन ही है। तो काफी बार ना भाषा में ऐसा आता है कि आजकल लाइफ बड़ी मैकेनिकल हो गई है। तो लाइफ मैकेनिकल हो गई है का भी यही मतलब है कि हम शरीर के रूप में ही ज्यादा जी रहे हैं, है ना? या नियर 100% जो है वो शरीर के रूप में जी रहे हैं। शरीर एक मशीन ही है। तो हमें ऐसा लगता है कि मैं भी मशीन की तरह से ही जी रहा हूँ, मेरी लाइफ मैकेनिकल हो गई है, क्योंकि मैं जीवन हूँ ये मैं खुद ही नहीं समझा क्लियरली। और जिनके साथ में जी रहा हूँ वो भी नहीं समझे। अपने परिवार के सदस्यों को भी देखें तो कितनी स्पष्टता है या थी जीवन विद्या का शिविर करने से पहले कि मैं शरीर और जीवन का संयुक्त रूप हूँ। मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर चलाता हूँ, और जो ये चलाने वाला है काम इस पे करना है। ये नहीं हुआ इसलिए यांत्रिक हो गया। बाबा जी कह रहे हैं इसके एब्सेंस में यांत्रिक हो जाएगा, और हम सब फील कर ही पाते हैं कि लाइफ मैकेनिकल हो गई। और भावनात्मक संसार से कैसे मुक्ति पाएगा, है ना? हमें हमें तो एक्चुअल में भावनात्मक संसार में तृप्ति चाहिए थी, वो तृप्ति हो नहीं पाएगी। हो ही नहीं पाएगी क्योंकि वो भावना जो है, भाव जो है वो सारा का सारा शरीर में नहीं है। भाव तो सारा ही जीवन में है। शरीर जो है वो भाव को एक्सप्रेस करने का माध्यम है, भाव जीवन में है।
ये सारे मूल्य जीवन में है ना। तो वहां पर भी वहां दिक्कत हो रही है, लाइफ मैकेनिकल हो रही है। तो आप ही सोचो ये कैसे हो सकता है। हम बाजार जाते हैं, सब्जी अनाज सोना लोहा सबका भाव पूछते हैं। इस भाव का दृष्टा कौन है, इस भाव को समझता कौन है? मानव ही समझता है। जब सबका भाव है तो मानव का भी भाव होगा। भाव, मानव का भाव पता लगाना ही आवश्यकता रही, उसको छोड़कर सबका भाव पकड़ लिया। बाबा जी ये थोड़ी सी अब समीक्षा कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं कि हम मानव होते हुए बाकी सब चीज का भाव जो है हम पूछ लेते हैं और समझ लेते हैं। मानव का भाव क्या है? तो मानव का भाव भाव ही है, फीलिंग्स ही मानव का भाव है। तो जो मानव फीलिंग्स को समझ रहा है और फीलिंग्स के साथ जी पाता है, वहां से हमको तृप्ति मिलती है। भाव ही मानव का भाव है। ठीक लग रहा है देव भाई? जी भैया। है ना। तो ये तो इस यहाँ पर जो है वो जो इसी को आगे कर रहे हैं, ये मूल्य जो है, ये मध्यस्थ दशा में क्लियर बोला, मूल्य ही भाव है। तो जिनसे लाभ अवसर बना उन सभी भावों को पकड़ लिया। मतलब जहां से हमको प्रॉफिट का अवसर मिला, पैसा कमाने का मिला, मतलब है ना, सब्जी का बिजनेस कर लो, है ना, लोहे का ट्रेडिंग कर लो, कुछ और काम कर लिया जाए, जहां जहां पर मिला उसका भाव जो है हमने अच्छे से समझने की कोशिश की। जहां से लाभ की अपॉर्चुनिटी मिली उन सभी भावों को पकड़ लिया। जबकि मानव का भाव समझ लें तो लाभ हानि से ही मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो मानव का भाव नहीं समझ में आया, इसलिए मानव जो है वो लाभ हानि के चक्कर में जिंदगी लगा रहा है। एक बार मानव को मानव का भाव समझ में आ गया, मानव का मूल्य समझ में आ गया, तो फिर सबसे पहला काम क्या होता है, जिसको मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ, कि अपनी तरफ से अपने में ये काम होता है कि जब भाव, मानव का भाव देखेंगे, मानव का मूल्य देखेंगे, तो सबसे पहले आदमी स्व मूल्यांकन करना शुरू करता है, और स्व मूल्यांकन भी सटीकता से कर पाता है। ठीक है। तो फिर ये पता चलता है कि मेरा मूल्य क्या है, मेरा उपयोगिता क्या है, और फिर आदमी अपनी उपयोगिता के साथ ही जी करके तृप्ति पाता है। और उपयोगिता के साथ में जीता है, खुद भी तृप्ति पाता है, और जिनके साथ में जीता है वो भी तृप्ति पाते हैं। तो ये उभय तृप्ति, म्यूचुअल हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाता है। तो मानव के भाव के बिना जो है, मानव का मूल्य क्या है ये समझ में नहीं आया होता, तो हम मानव का मूल्यांकन जो है वो रूप, पद, धन, बल के आधार पर करते हैं, है ना। इसमें गलतियां होती रहती है क्योंकि ये अपने में परिवर्तनशील है ना। रूप भी परिवर्तनशील है, धन भी परिवर्तनशील है, पद भी परिवर्तनशील है, बल भी परिवर्तनशील है। ठीक है। तो मेरा मूल्यांकन जो है, मैं अपनी उपयोगिता के साथ में हमेशा बना रहूं, या रूप, पद, धन, बल के आधार पर मेरा मूल्यांकन हो। ये जैसे धीरे धीरे करके ये चीजें सेट होती हैं, तो मानव को मानव का मूल्य समझ में आता है। ये तब समझ में आता है जब मैं शरीर और जीवन के रूप में अपने को देख पाता हूँ और सबको देख पाता हूँ। फिर ऐसा पता चलता है कि मूल्य आंकलन तो जीवन का करना था, फिर अपने जीवन का करना था, अपनी उपयोगिता की तरफ ध्यान जाता है। तो शरीर का भी रोल समझ में आता है, शरीर को खाना पीना चाहिए। काफी बार ऐसा दिखता है भैया ये खाना पीना कोई बड़ी चीज नहीं थी, घर कोई बड़ी चीज नहीं थी, गाड़ी कोई बड़ी चीज नहीं थी, है ना। इनका जो पर्पस था वो हम में से काफी लोग, ऐसा दिखता है कि कर ही पाए, और जो भी यंग है वो कर ही लेंगे आने वाले टाइम में। ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। बड़ा चैलेंज ये है कि गाड़ियां, घर, पैसा, पद, ये सब होने के बाद भी तृप्ति नहीं मिली। ये बड़ा चैलेंज लगता है ना। तो मूल्य जो है वो जीवन का है, तो उसके लिए शरीर एक आवश्यक चीज है। शरीर का ध्यान रखने के लिए जो कुछ चाहिए उतनी मेहनत की ही जाए, बाकी काम जो है वो जीवन पे करना है। जीवन नहीं ध्यान में आता तो शरीर के लिए हम ज्यादा समर्पित हो जाते हैं, फिर लाइफ जो है वो यांत्रिक हो जाती है, मैकेनिकल। तो मानव मूल्य समझने से, जीवन मूल्य समझने से, स्थापित मूल्य समझने से, शिष्ट मूल्य समझने से हमको लाभ हानि की आवश्यकता शून्य हो जाती है ना। तो ये सारे मूल्य जो है ये जीवन विद्या शिविर में आए ही थे। अलग से सेशंस भी इनके बारे में अवेलेबल है यूट्यूब वगैरह पे। जिनका मन हो उनको डिटेल में समझें, समझना चाहिए भी, है ना। रिवाइज करने की भी जरूरत है अपने में। जैसे जैसे हमको मूल्य समझ में आते हैं,
हमारी लाभ हानि की आवश्यकता जो है वो मिनिमम होनी शुरू हो जाती है। इवेंचुअली जो है वो शून्य हो जाएगी। जब तक हम पूरे समाधान नहीं होते तब तक जो ऐसा तो कह ही सकते हैं कि कम हो रही है ना। तो हम लोग जो है वो हर जगह से मेरे को पैसा कितना मिल रहा है वो वाले इक्वेशन से निकल जाते हैं। तो ये बड़ी आसानी के साथ में जो है वो हो जाता है। जब तक इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता तब तक जो है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ मनी जो है वो एक कार्यक्रम के रूप में बना रहता है। तो तब उपयोगिता मूल्य पर जीना होता है ना। तो लाभ हानि से निकल जाते हैं और उपयोगिता मूल्य के आधार पर जीना होता है ना। तो उससे धरती की छाती का कितना बड़ा बोझ हल्का हो सकता है ना। ये हम देख ही सकते हैं। बाबा जी ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ध्यान दिला रहे हैं। तो जब तक जो हम शरीर रूप में जीते हैं तो हमको शरीर की तृप्ति के लिए काम करते हैं। फिर बहुत सारा सामान चाहिए और वो बहुत सारा सामान धरती के संसाधनों से ही आता है। उससे जो है वो धरती का शोषण हो रहा है। धरती जो है वो खराब हो रही है। इसी को कह रहे हैं कि जब हम समझदार हो जाते हैं तो धरती की छाती का कितना बोझ जो है हल्का हो जाता है। लाभ हानि के चक्कर में आदमी ना हो तो अपने को बचाता है। लाभ हानि के चक्कर में आदमी ना हो क्या शब्द आदमी है? न तो 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 अपने ना को तो ना तो लाभ हानि के चक्कर में फंस गया तो ना तो अपने को बचा पाता है और पराये को तो वैसे ही क्या बचाएगा है ना। तो काफी बार हम देखें तो हम सबकी ही ये धरती है ना। तो अपने अपने देश को कई बार लोगों को लगता है कि हम अपने देश के रिसोर्सेज को बचा लें, अपने देश के रिसोर्सेज को बचा लें और अदरवाइज जो है वो दुनिया में पॉल्यूशन हो जाए और ये सब हो जाए, ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी। तो क्या कोई देश बचने वाला है उन चीजों से? ऐसा तो नहीं है। पराये भी नहीं बचेंगे, अपने भी नहीं बचेंगे। तो लाभ हानि के चक्कर में सबका कत्ल, सब चकनाचूर है ना। एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। ये जो है साइंटिस्ट लोग भी अब हम लोग को बड़ी क्लियरली पिछले 20-30 साल से जो है सुना ही रहे हैं कि भैया ध्यान नहीं दिया तो क्या होने वाला है। धरती जो है ये 50 साल में या कम ज्यादा में कुछ मानव के रहने योग्य नहीं रहेगी। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मानव को समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? सबसे पहले कि मैं शरीर और जीवन का संयुक्त रूप हूं। वो एक बार सेट होता है तो धीरे धीरे काफी चीजें सेट। इस झंझट से मुक्ति तो इसी विधि से आता है कि मानव मूल्यों को समझने में सहज होता है। मानव भाव को समझता है, अपने भाव को समझता है, दूसरे भाव को समझता है। उससे पहले ये होने वाला नहीं है। हम बहुत बहुत सिर कूटे हैं किंतु कुछ सुधार हुआ नहीं। अब यहाँ पर हम में मतलब बाबा जी इंडिविजुअली कह रहे हो ऐसा मेरे को नहीं लगता है। पूरी मानव जाति के लिए कह रहे हैं कि मानव जाति ने मिलजुल के बहुत एफर्ट्स किए है ना। इन एफर्ट्स को डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन थिंग्स हैव एक्चुअली बिकम वर्स। तो क्यों हुआ है ये? इन्हीं किसी कमी की वजह से हुआ है। एक सेकेंड। तो हम सब बहुत सिर फूटे कूटे हैं किंतु कुछ सुधार नहीं हुआ। मानव जाति ने मतलब कामना के रूप में रहा है कि चीजें ठीक हो जाए लेकिन योग्यता नहीं थी। कैसे ठीक होगी है ना। तो चीजें इसलिए ठीक नहीं। इसका गवाही है साम्यवाद और पूंजीवाद है ना। कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म या कम्युनिज्म। इसका मुझे नहीं मालूम है साम्यवाद क्या है। कुछ कम्युनिज्म सोशलिज्म जैसा ही कुछ होगा। तो साम्यवाद भी अंत तो गोतवा इवेंचुअली जो है साम्यवाद भी राष्ट्रीय लाभ के लिए जूझा। इन्होंने इंडिविजुअल असेट्स या इंडिविजुअल कैपिटल को तो डिनाई किया लेकिन नेशनल कैपिटल के रूप में रखा कि भाई यहाँ कुछ ना कुछ देश को कैपिटल चाहिए। तो इसलिए लाभ से ये मुक्त नहीं हो पाया। और पूंजीवाद तो स्ट्रेट अवे जो है वो लाभवादी है देश के लिए भी और इंडिविजुअल के लेवल पे भी। इसलिए लाभ हानि से मुक्त होने के लिए मानव को अपने मूल्यों को समझने की आवश्यकता है। मानव मूल्यों को निर्वाह करने की आवश्यकता है ना। पहले मानव मूल्यों को अपने मूल्यों को समझेंगे फिर ह्यूमन बीइंग के रूप में उनको हम निर्वाह भी करेंगे। ये कैसे आएगा? जीवन विद्या में जीवन विद्या समझ में आने से, अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में आने से, मानवीयतापूर्ण आचरण में विश्वास होने से मानव मूल्य चरितार्थ होता है। इसी का नाम है समझना। ठीक है। तो ये जो है हमने अभी 2 पेजेस पढ़े थे।
इसके ऊपर मुझे ऐसा लगा था कि ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको जहां पर जितना एम्फेसिस मेरे को लगा मैंने दिया। 2 मिनट के लिए शेयरिंग बंद करके एक बार देख भी लें सब लोग कौन कौन है। तो अभी 24 साथी जुड़े हुए हैं। बताएं जितनी बात हुई, किसी का कुछ शेयरिंग हो, किसी का कुछ प्रश्न हो, ऑब्जर्वेशन में आया हो तो वो कर लें, नहीं तो फिर देखते हैं आगे क्या करना है। प्लीज आप लोग भी कुछ ना कुछ बोला कीजिए। मतलब मेरे को ना ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है कि ये एक लेक्चर के रूप में अगर जा रहा हो ना, तो देन इट इज नॉट गुड। मतलब इट एक्चुअली शुड बी ए डायलॉग। आप लोग भी कुछ ना कुछ जो है वो, कुछ पहुंचा नहीं पहुंचा जो है वो आपकी तरफ से भी कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन आएगा। तो आई थिंक द ओवरऑल सेशन विल बी मोर मीनिंगफुल। भैया जी, नए साथियों से मेरा अनुरोध है कि वो कुछ बोलें, क्योंकि हम पुराने लोग जो जुड़े हुए हैं वो तो हमेशा बोलते ही होते हैं। ठीक है दीदी, ठीक है। नए साथी कुछ बोलें। पुराने भी बोल दें बेशक, अगर नए नहीं बोल रहे हैं। मैं देखा था ऋचा जी ने एक मोमेंट के लिए अनम्यूट किया था। ऋचा जी आप कुछ कहना चाहते? जी हाँ जी दीदी, नमस्ते भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया दीदी। क्योंकि आप एग्जांपल्स के साथ जैसे जैसे बताते हो तो बहुत अच्छे से पहुंचती है बात। बस मैं ये हम्म। कहना चाहती थी। धन्यवाद। ओके, ओके। और कोई साथी जो मतलब नए ज्वाइन किए हैं कुछ, है ना? अगर वो जैसे रश्मि दीदी ने बोला, शालिनी दी आप कुछ बोलिए, फिर बाकी साथी भी बोलेंगे। भैया मुझे वो एक बार थोड़ा सा और समझना है कि वो एनेस्थीसिया देके कैसे, मतलब एक्चुअली वो समझना था थोड़ा मुझे कि एनेस्थीसिया देते हैं तो बॉडी में जीवंतता नहीं आती है ना। वो मोमेंटरीली जो है वो नहीं हाँ होती है ना, हाँ, तो वो तो हम देखते हैं मोमेंटरीली नहीं होती है। वो नहीं होती, बट वो हम कैसे कर पाते हैं, मतलब हम कैसे जीवन को उधर नहीं मतलब जाने के लिए। नहीं नहीं, तो दीदी इसका ना एक एक ब्लॉक डायग्राम के रूप में ऐसा देखें कि शरीर जो है ना, शरीर के सारे ऑर्गन्स ब्रेन तक नर्व्स के थ्रू कनेक्टेड है। इतना तो ठीक है। शालिनी दीदी हाँ आप जी, अनम्यूट हाँ रखें जी, अपने हाँ को, जी, हाँ है जी। ना? तो बॉडी के जितने सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो ब्रेन के साथ में नर्व्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। हम्म और जो जीवन जो है वो ब्रेन के साथ में कम्युनिकेट करता है। हम्म तो अब जब हम एनेस्थीसिया देते हैं तो क्या करते हैं कि शरीर और ब्रेन के बीच में जो नर्व्स है ना, उनको शांत कर देते हैं। अच्छा, ठीक है ना? वो लोकल एनेस्थीसिया भी हो सकता है, जनरल एनेस्थीसिया भी हो सकता है। तो अगर दांत के लिए जैसे लोकल एनेस्थीसिया दिया या हाथ के लिए लोकल एनेस्थीसिया दिया, तो वहां से जो नर्व्स ब्रेन तक जा रही हैं वो वाली सेंसेशंस जो है वो शांत हो जाएंगी, बाकी सेंसेशंस चलती रहेंगी। जनरल एनेस्थीसिया दे दिया तो सारे शरीर से जो जो सेंसेशंस थी वो ब्रेन तक नहीं जाएंगी। तो जीवन जो था वो तो सिर्फ ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करता है। तो जितनी सूचना ब्रेन तक पहुंचेगी उतनी ही जीवन तक जाएगी। तो कहीं पे दर्द हो रहा है, वो अगर ब्रेन तक ही नहीं पहुंचा तो जीवन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ठीक है। ठीक है। थैंक यू भैया, हाँ जी। थैंक यू। और कोई साथी? मैं एक थोड़ा थोड़ा सा शेयर करना था, जैसे लास्ट हाँ पेज हाँ, पे जो बातें हुई, हाँ जी, लाभ हानि का चक्कर। और हाँ जी, हाँ जी। तो अभी ना जैसे ही हम लोग इधर चर्चा करते हैं या फिर किसी शिविर में बैठे होते हैं, तो एक एक पॉजिटिव वाइब प्लस में ऐसा लगता है कि ऐसा पॉसिबल हम्म है ना? कितने सारे लोग इस तरह से सोच रहे हैं। हम्म फिर अभी मैं जैसे 2 दिन पहले एक एंगेजमेंट, कोई ओकेजन था, सेरेमनी था, किसी का हम्म फंक्शन, तो हम्म वहां पर गया था और काफी बड़ा सा तामझाम किया हुआ था उन लोगों ने। हम्म किसी दिल्ली पुलिस में वो कार्यरत है, उनकी बच्चे की शादी है अभी, हम्म, उसका एंगेजमेंट प्रोग्राम था। तो वो जो मतलब जो टिपिकल होता है नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली जो ठीक है। तामझाम, हम्म फिर वो जो जिस तरह से कपड़े पहन के जाते हैं, फिर हम्म बॉडी लैंग्वेज जो हम्म बातचीत रहती है, हम्म तो उसको देख के फिर यूँ लगता है कि मतलब
कितना इसका स्प्रेड कितना अधिक है और कितना ज्यादा गहरा है, इससे इससे कैसे पॉसिबिलिटी होगा इससे मतलब इस रास्ते तक चल के आना इतने सारे लोगों का, मतलब थोड़ा ना थोड़ा स्ट्रगल सी नजर आती है मतलब ठीक है। दोनों कंपैरिजन जब। हाँ, ये अच्छा है, और काफी सारे साथी भी नए भी हैं, उनके भी ये सवाल रहेंगे, और आप तो पुराने साथी हैं 2-3 साल से, आपके भी अभी तक सवाल ये वाले बने हुए हैं, तो इनको एड्रेस करना जरूरी है। तो एक जी काम करते हैं, 9:19 हुए मेरी घड़ी पे, तो अभी आज का जो है ना, जितना पढ़ना था उतना उसी पे ही रोक देते हैं। अगली जी बार हम जो है पेज नंबर 29 के टॉप से शुरू करेंगे, इतना एक बार हम क्लोज कर देते हैं, और जी इस भैया, टॉपिक पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि सबको थोड़ा सा क्लियर रहे। तो जी ये भैया, हम लोग ना काफी बार जब तक अपने को शरीर रूप में ही मानते हैं, तो हम ना एग्जिस्टेंस को अपनी शरीर यात्रा के ड्यूरेशन में ही देखते हैं, है ना, कि मेरे सामने सामने जो कुछ हो गया एक्चुअल में वही हुआ, उसके अलावा जो है ना, वो तो फिर हमें लगता है यार, मतलब काफी बारी हम लोग शिविर में बात भी करते हैं कि ये वाली चीज होने में जो है ना, हो सकता है कि 100 साल लग जाएं, ये चीजें ठीक होने में हो सकता है 1000 साल लग जाए। फिर काफी सारे लोग एकदम से डिस्करेज से हो जाते हैं, है ना, दे बिकम डिसइंटरेस्टेड, अब उनको कोई दिलचस्पी नहीं रहती, अरे यार ये 1000 साल में या 100 साल में होनी है, तो मेरे को ये सुनना नहीं है, मेरे को तो मेरे घर में तो आज प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को तो ये बताओ कि मैं आज क्या करूं। राइट, तो काफी बार हमारा काफी सारा फोकस जो है ना, हमारे जो पेन एरियाज है हमारा उसकी तरफ फोकस रहता है। तो देखो, अगर हम हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में देखें पूरा का पूरा, तो हम लोगों ने जैसे पढ़ा ही है कि कभी मानव जो था वो गुफा में रहता था, उससे पहले या जंगल जंगल में रहता था, गुफा में रहता था, है ना, फिर कोई एक कबीला युग आया, मतलब कुछ छोटे मोटे आदिवासियों के रूप में, ट्राइब्स के रूप में मानव में ने रहना शुरू किया, है ना, फिर किसी तरह से उनका भी एनलार्जमेंट हुआ और राजा वगैरह बने, है ना, फिर जो है हमारा ये आजकल का जो डेमोक्रेसी वाला जो प्रिवेलिंग हम देख रहे हैं अपने, ये पिछले तकरीबन 150 साल से ऑल ओवर द ग्लोब जो है, इसका जो है वो पॉपुलराइजेशन हुआ है। तो जैसे मैं किताब पढ़ा था, उसमें ऐसे लिखा था कि जो ये एग्रीकल्चर वाला काम है ना, ये 10,000 15,000 साल पहले जो है ना, मानव को एग्रीकल्चर समझ में आई। उससे पहले हम्म, ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि सिर्फ जो अपने आप पेड़ वगैरह हो रहे थे, अब जो है ना वो उसी को ही मानव फल तोड़ लिया और खा लिया टाइप का, है ना। तो 10-15 हजार साल पहले ह्यूमंस को ये समझ में आया कि भैया इसमें भी कोई पैटर्न है, और उस पैटर्न को समझा जा सकता है। किसी मौसम में किसी बीज को किसी मिट्टी में लगाया जाता है, तो वो जो है ना किसी इन ए प्रेडिक्टेबल मैनर जो है वो वैसा का वैसा फिर हमारे को रिजल्ट मिलेगा उसका। तो एग्रीकल्चर वगैरह जो है वो 10-15 हजार साल पहले इवॉल्व। ये सारी चीजें ना ह्यूमन काइंड में जो जो इवोल्यूशन हुए उस सब में लंबा समय लगा है इवॉल्व होने में, है ना। एग्रीकल्चर को इवॉल्व होने में ही कई हजार साल लगे, है ना। तो जी हम 100 साल में अगर 4 पीढ़ी माने, तो 1000 साल में 40 पीढ़ी मान सकते हैं, ठीक है। फिर अब फिर जो ये राजा महाराजा वाला युग आया, ये तकरीबन कई हजार साल तक चला, 2000 साल तक चला, ऐसा मोटा मोटा सा कह सकते हैं, है ना। हम सम्राट अशोक की बात करते हैं, दैट वाज 2000 ईयर्स अगो, और 200 साल पहले तक भी राजा महाराजा थे। 2000 साल तक राजा महाराजाओं ने रूल किया, उन्होंने अपनी गलतियां की, कुछ राजा महाराजा ठीक होते थे, काफी सारे खराब भी होते थे। फिर मानव जाति को लगा कि यार ये जो है ये भी पूरा नहीं पड़ रहा, तो फिर एक नया सिस्टम कुछ निकाला जाए। तो अभी आजकल जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो एक पॉपुलर मीन्स ऑफ गवर्नेंस चल रही है। अब ये भी पूरा नहीं पड़ रहा है, तो कुछ नए सिस्टम्स बनेंगे, इनमें भी समय लगेगा, ठीक है। तो जीवन जो है ना, शरीर नश्वर है, जीवन नश्वर नहीं है। एक बार ना भैया अपने में जब ये फील आती है ना, मैं नहीं मरता, मेरा शरीर मरता है, राइट। धीरे से जैसे जैसे ये जीवन विद्या में मैं शरीर और जीवन का संयुक्त रूप हूं, तो जैसे जैसे ये क्लियरिटी बनती है, मैं शरीर से अलग हूं और मैं शरीर को चलाता हूं, ये चीज एक क्लियर होती है अपने में। कोई स्टेज ऐसी आती है जब शरीर चलने लायक नहीं रहता है,
ऐसा होता ही है, हर मशीन पुरानी होती है, हमारी कार भी 10-15 साल में हम उसको बेच देते हैं, सरकार ही बिकवा देती है कि भैया 15 साल से ज्यादा नहीं चलानी है। घर भी बनाते हैं तो वो भी, उसकी भी कोई लाइफ रहती है, 50 साल 100 साल खींच लो, है ना। कपड़ा लेते हैं, उसके भी कुछ साल तक ही उसको यूज कर पाते हैं। कोई भी भौतिक रासायनिक चीज अमर नहीं है, ये एक नियम है। ये मध्यस्थ दर्शन में बड़ी क्लियरली जो है वो शब्दों के रूप में आया है। हर भौतिक रासायनिक वस्तु की रचना और विरचना होती है, और उसकी विरचना होना आवश्यक भी है, क्योंकि विरचनाओं से ही फिर से रॉ मटेरियल बनेगा, जिससे फिर से नई रचनाएं होंगी। अगर पुरानी चीजें बनी रहें तो नई चीजें कैसे बनेंगी, है ना। मैटर तो इस धरती पे जो है, अगर हम देखें तो निश्चित मात्रा में ही है ना। तो कोई भी नई चीज बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए रहता है, और रॉ मटेरियल भी रिप्लेनिश होता रहे, तो पुरानी चीजें जो हैं वो विरचित होती हैं, वही फिर से रॉ मटेरियल बन जाती है। यही अपने में एक साइक्लिक प्रोसेस है, जिसको हम देख पाए एग्जिस्टेंस में, ये हो ही रहा है, करोड़ों साल से ये हो रहा है, पूरे अस्तित्व में हो रहा है। हमारी धरती भी हमेशा से थी ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, और हमेशा रहेगी ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, है ना। तो लेकिन ये धरती नहीं रहेगी तो कोई और धरती बनेगी, है ना। तो हमारी धरती विरचित हो जाएगी, फिर ये एक रॉ मटेरियल बन जाए। तो जिस तरह से मानव शरीर बन रहे हैं और विरचित हो रहे हैं, पेड़ पौधे भी बन रहे हैं और विरचित हो रहे हैं, इसी तरह से धरती भी बन रही है और विरचित हो रही है। इसमें निरंतर चीज क्या है, ये जीवन अपने आप में निरंतर चीज है। शरीर मरेगा, जीवन नहीं मरेगा। इसको जो है ना, जब वो जैसे जैसे हम जीवन विद्या को समझते हैं, ये किसी आस्था विधि से नहीं कह रहे हैं, ये अपने में एक क्लियरिटी बनती है, बिल्कुल हम अपने में देख पाते हैं इस चीज को, बिल्कुल ठीक है। जैसे कि शरीर बूढ़ा होता है, जीवन बूढ़ा नहीं होता है, ये अपने में अगर हम फील कर पाए, मतलब मैंने अपने को इसको लॉजिकली ऐसा देखा कि मरना बाद की बात है, कम से कम मैं बूढ़ा होने को ही समझ पाऊं। तो मेरी उम्र भैया 58 साल हो गई, है ना। ये आप पुराने साथियों से मैंने पहले शेयर किया भी है, नए साथी भी है उनके साथ में शेयर कर देते हैं। मैं इस 58 साल में देख पाता हूँ कि मेरा शरीर बूढ़ा हो रहा है ना। जितनी फुर्ती से मैं भाग दौड़ आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले कर लेता था, 10 मंजिल चढ़ना हो तो चढ़ जाता था, आज 58 साल की उम्र में वो सब मेरे से नहीं होता है, ठीक है। तो शरीर बूढ़ा हो रहा है, ये मैं अपने में क्लियरली देख पाता हूँ। और जब देखने जाता हूँ तो अपने आसपास भी दिखता है, अपने मम्मी पापा भी दिखते हैं, दादा दादी को भी देखा था, है ना। आप सब भी अपने में, जो अभी बूढ़े नहीं हुए, अभी यूथ में हैं, 20-30 साल के हैं, कम से कम अपने से बड़ों को देख पाते हैं कि भाई हाँ, शरीर तो बूढ़ा हो रहा है। लेकिन मैं इस चीज को सर्टिफाई कर पाता हूँ, अपने में वेरीफाई कर पाता हूँ, वैलिडेट कर पाता हूँ कि शरीर बूढ़ा हुआ है, जीवन बूढ़ा नहीं हुआ, है ना। मेरी मेरी सोचने समझने की शक्ति, मेरी जिज्ञासाएं, मेरी सही से जीने की आशा, मैं सुखपूर्वक जीऊं, इसमें किसी तरह की कुछ भी कमी आई हो, ऐसा हरगिज भी नहीं हुआ, है ना। तो शरीर और जीवन दो अलग अलग चीज हैं। शरीर बूढ़ा होता है, जीवन बूढ़ा नहीं होता। ये जितना अपने में फील कर पाते हैं, फिर अपने में ही शोध चलता है। तो भैया एक, मैं जीवन हूं, मैं मरता भी नहीं, ये भी एक अपने में एक क्लेरिटी बनती। सभी धर्मों ने एक्चुअल में कहा यही है, हम उस चीज को फील नहीं कर पाए। आप बाइबल में पढ़ लो, आप कुरान में पढ़ लो, ये जो, बेशक उसको रूह कहा हो या सोल कहा हो, ये जो है ना, इट सर्वाइव्स आफ्टर द बॉडी इज बिकम डेड, है ना। तो ये जो है, ये फिर कभी कयामत का दिन आएगा, या कभी वो कुछ, जो भी इन सब परंपराओं में कहा गया है कि उस दिन डे ऑफ रेकनिंग होगा, डे ऑफ जजमेंट होगा, तो उस समय फिर कुछ जो है वो जजमेंट होगी। तो किसकी जजमेंट होगी, शरीर तो अब रहा नहीं, तो उस समय पे कौन होगा। तो सब लोगों ने इशारा उस तरफ किया है, हम लोग ना उसको समझ नहीं पाए हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने जो लिखा है उसको मान लिया जाए, लेकिन इट जस्ट सॉर्ट ऑफ सेज कि यहाँ पर भी ध्यान यही दिलाया जा रहा है, अपने में इसको वेरीफाई किया जा सकता है कि शरीर जो है ये बूढ़ा होता है और मरता है, जीवन जो है ये बूढ़ा नहीं होता है।
इसको जितना क्लियरली समझते हैं और अब दर्शन में अध्ययन भी करेंगे बुक्स का, तो और सटीकता के साथ में ये क्लियर होगा। तो भैया ये जो आता है ना कि इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, जहाँ से आपका सवाल शुरू हुआ था, तो टाइम लग जाएगा, तो हमारे पास में टाइम की कौन सी कमी है भैया? हम तो हमेशा थे ही और हमेशा रहेंगे, 100 साल बाद भी रहेंगे, हम तो 1000 साल बाद भी रहेंगे, है ना? तो मैं जितना अपने को शरीर से एसोसिएट करता हूँ, उतना ये टाइम फ्रेम से बंधी हुई सी चीजें जो है ना हमारे को विचलित कर, है ना? जितना हम अपने को शरीर से, मैं शरीर तो है ही मेरा, लेकिन मैं शरीर से अलग हूँ, जितना क्लियरली ये देख पाते हैं, धीरे धीरे करके भैया ये चीजें जो है ना ये सेटल होगी। तो अपने पे शोध बनाए रखें, देखें कैसे क्लियर होता है। जी भैया, थैंक यू। और कोई साथी? संजीव सर, दिव्य बोल रहा हूँ। आई थिंक गुड इवनिंग टाइम हो टू गया यू। है। आप तो यूएसए में बैठे हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर। हाँ। तो सर, आपने उसके बारे में बताया और वो बात पहुंची भी बड़े अच्छे से कि मतलब हम अपने आसपास वालों को देखते हैं और फिर हमारे को अच्छा नहीं लगता तो हम अपने ककून में चले जाते हैं और फिर फैमिली वाले ककून में आते हैं, फिर फैमिली के ऊपर भी वो सही से सेटल नहीं हो पाता। तो उसमें जो फर्स्ट वाला पोर्शन है ना, कि वो जो आसपास या जो भी लोग हैं उनके साथ सेटल नहीं होने वाला, उसके अंदर ऑब्जर्वेशन है या फिर मतलब अगर आपके पास कुछ अच्छा उसका हल हो या कोई और पॉइंट हो तो आप प्लीज बताइएगा। तो मतलब ऑब्वियसली यू कैन नॉट सेलेक्ट योर relatives, you cannot select your office colleagues, but there is a close, like जब आपके पर्सनल स्पेस पे ग्रुप होता है वो आपको सेलेक्ट करना चाहते हो, and then like you end up getting hurt multiple times on few things which is not even needed. ऑफिस तो छोटी प्रॉब्लम है दिव्य, ऑफिस तो जो है ना रिजाइन कर दो और दूसरा ऑफिस ज्वाइन कर लो, ये रिश्तेदारी से रेजिग्नेशन भी नहीं हो पाता। हाँ जी सर। तो हाँ, वो मतलब वो रिश्तेदारी वाला भी और एट द सेम टाइम कोई जो आपके पर्सनल या आसपास वाले लोग, बिल्कुल बचपन के ही फ्रेंड्स बने रहते हैं, बिल्कुल ठीक। हाँ जी सर, हाँ जी। तो मतलब आपको कुछ चीजें आपको सुनने की इच्छा नहीं होती, आपको उस तरह की बात करने की इच्छा भी नहीं होती, और हो सकता है मतलब वाइस वर्सा विल आल्सो बी ट्रू, हो सकता है मैं भी कुछ ऐसा बोलता हूँ जो उनको नहीं अच्छा लगता, बट वो जब रिपीट होता रहता है तो आपको लगता है कि नहीं मुझे तो अलग होना पड़ेगा, मैं मतलब यहाँ तक तो नहीं हो पाएगा, तो फिर आपको ककून में जाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, एंड दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच कम्स रिपीटेडली, मतलब ये जो है ना ये मतलब ये आता है बार बार भैया। तो जब ना एक बार हम अपने आप को ये टाइम फ्रेम की बाधाओं से मुक्त कर देते हैं ना दिव्य, तो आदरणीय नागराज जी ने जो है ना अच्छा रश्मि दीदी का भी है कि आई वांट टू शेयर सम। एक तो ऐसा है कि मेरी एक दूसरी मीटिंग भी होती है, तो मैं 9:35 तक अवेलेबल हूँ इस मीटिंग में, ठीक है? तो थोड़ा सा इस चीज को कोशिश करेंगे कि रैप अप करें, मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर टाइम मिलेगा तो रश्मि दीदी की भी बात सुन लेंगे। ये ना जब हम ये टाइम फ्रेम से निकलते हैं तो उससे काफी चीजें क्लियर होती है। आदरणीय नागराज जी ने बड़ा क्लियरली इस चीज को कहा है कि समझने समझाने का काम ना ये ज्यादा आसानी से हो पाता है और सक्सेस रेशियो काफी अच्छा रहेगा, अच्छा रहता है जब हम बच्चों पे काम करते हैं, ठीक है दिव्य? तो बच्चे जब तक स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं ना, वो अपनी इस मानसिकता के साथ में उनकी एक ऐसी एक्सेप्टेंस रहती है कि हाँ भाई ये बड़े लोग जो है ना ये हमसे ज्यादा जानते हैं और हमें कुछ समझना है। एक बार बच्चे की एजुकेशन पूरी हो जाती है, वो काम करना शुरू करता है, पैसा कमाना शुरू करता है, उसकी शादी हो जाती है, तो वो अपने को समझदार मानना शुरू कर देता है। और काफी बार जितनी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे हम अपने मतलब अपने से बड़ों को देखें, मतलब 60 प्लस वाले लोगों को देखें, 70-80 तक देखें, तो उनको एक ऐसी गहरे से अवधारणा बन जाती है, अपने अंदर कंडीशनिंग हो जाती है, निष्कर्ष निकल आता है कि भाई हमने दुनिया देखी है, हम समझदार हैं। तो जब छोटे लोग बड़ों को समझाने की कोशिश करते हैं, हम अपने बड़ों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो बड़े उसको रेजिस्ट करते हैं और उनका एक रिस्पॉन्स ऐसा ही आता है कि भैया हमें मत समझाओ, हम पहले से ही समझे हुए हैं, तुम्हें समझना है, ठीक है? तो बाबा जी ने ऐसा रिकमेंड किया है कि समझना समझाना जिंदगी लिए के बहुत जरूरी है, लेकिन बड़ों को समझने समझाने में ज्यादा मेहनत ना की जाए।
अच्छा, ठीक है? अगर ठीक है। किसी में हाँ, अभी भी बिल्कुल। ओपननेस है, हम्म, तो वो समझना चाहता है तो उससे राइट। बात कर सकते हैं, उसको ऐसा भी नहीं कह रहे कि मत किया जाए। लेकिन जहाँ पे लगता है कि रेजिस्टेंस दिखेगा, वो एक्चुअल में आपको ज्यादातर जगह पे रेजिस्टेंस दिखेगा, बड़ी उम्र में आने के बाद में, ठीक है? तो बिल्कुल, राइट। वहां पर ना एक संवेदनशीलता के दायरे में काम किया जाए, इन द सेंस कि भैया ठीक है भैया, मतलब आदमी इस चीज को देख ले कि शरीर की एक आयु है, अब जितनी उम्र बची है इन बड़े लोगों की, इनके साथ में जैसे इनको ठीक लगता है ना, मतलब हम भी अपने जीवन के जो ये काम है, हमें अपने बच्चों को भी समझदार बनाना है, उनके साथ में कंप्रोमाइज किए बिना जितना बड़ों के साथ भी इनका ध्यान, शरीर का तो इनका ध्यान रखना है, बाकी और चीजें जो मन लगने के लिए है जितना किया जा सकता है, हर व्यक्ति उसको अपने अपने घर की परिस्थितियों के हिसाब से देखेगा और उसको कर ही लेगा। उनको समझाने की, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। इन दिस होल प्रोसेस दिव्य, जो करने वाला काम है ना, वो ये है कि अगली पीढ़ी को समझाने से कहीं हम भूल ना जाए, है ना? हम सबके बच्चे जो हैं, जिनके नहीं है हो जाएंगे, ठीक है? हम्म, तो ये बच्चे जब हमारे पास में अगले 10-20 साल तक अवेलेबल है, कम से कम ये सही समाधान के साथ में पड़े हो, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है ना? बड़ों का तो अब जितना टाइम रह गया भैया वो निकल जाएगा, हमारे को अगली पीढ़ी को जो है ना वो भूलना नहीं है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जब ऐसे होगा भैया, तो जो है ना हर पीढ़ी में समझदार लोगों की संख्या या समझदारी चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। दिस इज हाउ दिस इवोल्यूशन विल हैपन। जैसे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उसी तरह से ये समझदारी का रिवॉल्यूशन भी है, ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी होगा, एक ही पीढ़ी में नहीं हो जाएगा। ये हमारी क्लियरिटी बन जाए। नहीं सर, ठीक है, बिल्कुल इतना समझ ठीक में लग आया रहा है? पॉइंट। हाँ जी सर, बहुत अच्छा। रश्मि जी, दीदी आप भी अपने बात अगर 1-2 मिनट में डिस्कस हाँ करेंगे भैया फिर। जी, बस मैं शॉर्ट में यही बोलना चाह रही थी कि जैसे हम यदि स्वतंत्रता जो हमें अंग्रेजों से मिली है उस पे भी यदि इसी कंटिन्यूशन में देखा जाए, तो हमें 1947 में देश आजाद हुआ, जबकि उसकी शुरुआत 1857 में फर्स्ट वॉर हो चुका था। फर्स्ट इंडिपेंडेंस का जो बिल्कुल स्टार्टिंग बिल्कुल हो गई थी, तो वो 100 साल पहले, बिल्कुल वॉर के भी पहले, उसकी कितने सालों पहले प्लानिंग हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि 80s में तो मोबाइल तो छोड़िए, हम्म, कुछ भी ऐसी मतलब कम्युनिकेशन की इतनी कमियां थी। बिल्कुल। हाँ, तो मतलब ये हम समझ सकते हैं कि 100 साल से भी ज्यादा पहले वो हम्म, काम शुरू हुआ था, जिसका बिल्कुल रिजल्ट हमें 1947 में बिल्कुल दिखाई दिया। बिल्कुल। तो हम तो आज ये ना, देख ये बड़ा अच्छा आपने हाईलाइट किया। मतलब ना, जितना हम ये देख पाए कि मानव जाति के इतिहास में जिन लोगों ने भी मेहनत की, अपनी जान तक लगाई किसी बिल्कुल। पीड़ा के कारण, उस हाँ, सारे सेक्रीफाइस का रिजल्ट, उस सारे मेहनत का रिजल्ट हम उसी उसी पीढ़ी को मिल गया हो, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, तो वही आम का पेड़ लगाते हैं हमारे हाँ ग्रैंड पेरेंट्स से, हाँ। और फल हम बच्चे खाते हैं। आम के पेड़ का उदाहरण थोड़ा सा अधूरा रह जाता है, क्योंकि काफी बार हम खुद भी तो लगाएं ऐसी और कोई खुद भी चीजें उसका फल खा सकते वही, हैं। अभी तो लेकिन हो चुके हाँ चेंजेस, हाँ पर पहले यही कहा जाता था कहा जा कि हाँ, ठीक है। लेकिन हमारी काफी सारी पीढ़ियां चीजें उसको जो है, एंजॉय जैसे आपने करेंगी। फ्रीडम स्ट्रगल की बात की, या हम काफी सारे इवन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की भी बात करें, तो जी हम जी जी। काफी सारी सुविधाएं भोग रहे हैं, जिसके लिए मैं और मेरे परिवार के लोगों ने कुछ किया हो ऐसा नहीं है ना। किसी ने 100 हाँ, साल पहले मेहनत की थी, तो आज हम बिजली का सुख भोग रहे अभी हैं। ये मोबाइल का भी हम जो देख मोबाइल रहे हैं, का इसका भी स्टार्टिंग बहुत सालों पहले हो तो चुका है। पहले ये जग के साइज में हाँ, था। जिन्होंने मेहनत की उन्होंने मोबाइल नहीं भोगा, मोबाइल हम जी, भोग रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। सिमिलरली हम भी कुछ चीजों की मेहनत करेंगे, जिसको आने वाली पीढ़ियां, और आने वाली पीढ़ियों में भी हमारे बच्चे ही होंगे, है ना? हम हमारे काफी, बच्चे ही होंगे डेफिनेटली। तो हम लोग देखो। और देव भैया जी से एक चीज कहना चाहूंगी, जैसे अभी हम जो देख पा रहे हैं, और भैया जी ने बोला कि अभी की शादियों में जो दिखता है, तो उससे हमको परेशान नहीं होना है, हमको दोनों में सिर्फ बैलेंस ही बिठाना है। जिस लेवल तक भी हम बिठा पाते हैं अच्छी बात है,
उसमें है ना? कोई काफी बार परेशान भैया होने वो वाली संवेदनशीलता के दायरे में देखते हैं तो कई जी, बार ऐसा जी। लगता है कि आदमी मजबूरी में भी कुछ चीज करता है। मतलब आप हाँ, समाधानित हो हाँ। गए, आपके मम्मी पापा और जी, परिवार के सदस्य समाधानित नहीं हो, अब घर में शादी होने वाली है तो आप जो है ना वो काफी बार सबके साथ में लड़ भिड़ जाओगे, ऐसा भी नहीं होता। तो भैया ऐसा भी नहीं है, तो है हम ना, दोनों में तो आराम से एन्जॉय शांत, करें, हाँ हाँ, इसको समझने का काम करें। शांत रहा जाए, है ना? जी, जितना जी। जितना साथ साथ मिलके हो सकता है किया जाए, दूसरों का भी मन भी लगा रहे, ये लगा भी हो, हाँ। आवश्यक है ना? जी, चीजें जी। धीरे धीरे होंगी, ये जो है धीरे-धीरे ये होंगे। अपने में क्लियर होना बिल्कुल, बिल्कुल चाहिए। भैया रोम जी, वाज बहुत नॉट ही बिल्ट इन ए डे, है ना? तो जी, बिल्कुल बढ़िया, भैया जी, बहुत चलिए, बढ़िया। थैंक यू बढ़िया एवरीवन। भैया। और बड़ा अच्छा लगता है कि आप सब लोग जो है वो संडे को सुबह ज्वाइन कर पाते हैं। तो अगले संडे को फिर से मिलेंगे और पेज नंबर 29 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। जी भैया, जी थैंक यू। नमस्ते थैंक यू, भैया, सबको नमस्ते नमस्ते, दीदी, थैंक यू। सबको नमस्ते। बाय। थैंक यू भैया, थैंक सबको यू, नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते सभी नमस्ते को, सभी को, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, नमस्ते।